विद कॉज मोशन को पढ़ते हो तो उस स्टडी ऑफ मोशन को बोलते हैं डायनामिक्स। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे करते जाओ बेटा। तो सर कांटेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट और रस्सी के बीच में कांटेक्ट है? हाँ सर, टेंशन बिल्कुल कांटेक्ट फोर्स है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम इन द क्लास ऑफ दीपक सर विद फिजिक्स। दिल से बेटा, दिल और दिमाग दोनों लगाकर पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं बेटा। लेकर आया हूं आपके लिए संजीवनी बूटी, एक ऐसे चैप्टर से जिस चैप्टर से बच्चे परेशान होना शुरू हो जाते हैं। एक्चुअल में ये मान के चलिए कि बच्चे 11th क्लास से डरने लग जाते हैं। वो चैप्टर कौन सा है? वो चैप्टर यही है, यहीं से उस चैप्टर की शुरुआत होती है, दैट इज न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन। और अगर किसी बच्चे ने इस चैप्टर पर कमांड कर ली ना बच्चों, तो मेरी गारंटी है 11th क्लास के अंदर उसका कॉन्फिडेंस चरम सीमा पर रहेगा, टॉप लेवल पर रहेगा। तो अब ये आप डिसाइड करो कि क्या आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हो या फिर 11th क्लास में हमेशा डर के जीना चाहते हो। ठीक, वो समय अब आ चुका है। यही वो चैप्टर है बेटा, यही वो चैप्टर है जहां से कमांड स्टार्ट होगी। अब ये चैप्टर्स अगर आपको आ गए, राइट, दैट इज मोशन स्ट्रेट लाइन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अगर बहुत अच्छी तरह से आता है तो पूरी फिजिक्स में अब आपको कहीं भी दिक्कत आने वाली नहीं। ठीक है, आपने ऑलरेडी मोशन इन प्लेन भी पढ़ लिया होगा, प्रोजेक्टाइल वगैरह। फिर भी जहां जहां जो जो बातें काम आएगी सारी की सारी मैं आपको बताता जाऊंगा, तो परेशान आपको नहीं होना है। सर हमारा कोई टॉपिक मिस हो गया, कोई टॉपिक छूट गया, सर क्या होगा हमारा? कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। जहां जहां जो जो चीज काम आएगी सारी मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, तो अब तुरंत स्टार्ट करेंगे जो हमें करना है। तो सबसे पहले हम गोल देख लेते हैं। सबसे पहले गोल में हम देखेंगे सर बेसिकली स्टडी ऑफ मोशन। ठीक है सर, मोशन है, ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो मोशन में है तो मोशन की स्टडी दो तरह से हम डिवाइड कर देंगे, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। अभी बताता हूं। ठीक, उसके अलावा हम करेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। आज हम फर्स्ट और सेकंड लॉ की स्टार्टिंग या तो कर देंगे, देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ कंप्लीट कर देंगे और उसके क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक, अब आते हैं स्टडी ऑफ मोशन। स्टडी ऑफ मोशन से भी पहले बेटा अगर मैं आपको बोलूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट जो है, स्टेट वो कितनी होती है? सर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ना सर दो तरह की होती है। या तो वो होगी कौन सी? रेस्ट। बिल्कुल सर, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है भाई, या फिर ऑब्जेक्ट किस में है? मोशन में है। ठीक है, तो स्टेट की अगर मैं बात करूं तो स्टेट दो तरह की है, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर ऑब्जेक्ट किस में? ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है सर, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है इसका मतलब क्या वो चल रहा है क्या? नहीं सर, इसका मतलब वो नहीं चल रहा है। इसका मतलब v क्या है? जीरो है। ठीक है सर, ये बात समझ आ गई? बिल्कुल सर, इसका मतलब v क्या है? जीरो, बिल्कुल, वेलोसिटी जीरो है। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है इसका मतलब v जीरो है क्या? नहीं सर, v जीरो नहीं है। बिल्कुल बेटा, एक एक करके बात आराम से समझते जाना बेटा, टफ बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और पूरी ग्रिप दिला दूंगा बेटा। मुश्किल से 2 लेक्चर अगर आपने देख लिए ना तो आपको पूरा न्यूटन लॉस ऑफ मोशन की फील आ जाएगी बेटा, फील आ जाएगी। दिक्कत आपको फिर आएगी ही नहीं। ठीक है ना, फिर आप कहीं के भी वीडियो देख लो, जितने भी फ्री वीडियोस पड़े हो वो देख लो बेटा, फिर आप बोलोगे कि सर सच में सर हमें मजा आया है। और अगर मजा आए ना बेटा, अगर आपको सब चीजें अच्छी लगे ना तो प्लीज बेटा कमेंट में मुझे जरूर बताना, क्योंकि किसी भी टीचर के लिए कमेंट बहुत जरूरी होते हैं बेटा। आपको लगता है कि कमेंट नहीं देखता है, लेकिन टीचर कमेंट देखता है, ऐसी बात नहीं है, और उसे बहुत अच्छा लगता है। अगर किसी बच्चे को कोई चीज, कोई टॉपिक समझ में आ जाता है तो टीचर के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होती है। ठीक है ना, क्योंकि कनेक्शन ही तो है यार, यहां से बोला और वहां पहुंच गया। सबसे बड़ी बात देखो, कैमरे में मतलब हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि आप लोग बैठे हैं, तो अगर आपको चीज समझ में आती है ना बेटा तो उससे बड़ी खुशी हमारे लिए कुछ नहीं होगी। ठीक है, चलिए, तो ऑब्जेक्ट की स्टेट दो तरह की होगी, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या फिर ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होगा। ठीक है, राइट, ये आप पहले भी पढ़ के आ चुके हो, फिर भी स्टार्टिंग हम कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्लास है तो सारी चीजें बेसिक से बता रहा हूं। ठीक, रेस्ट में है तब तो ठीक है, कोई बात ही नहीं है, वी है ही नहीं, ऑब्जेक्ट चल ही नहीं रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज हो ही नहीं रहा है। लेकिन अगर मोशन में है तो डेफिनेटली सर इसके पास स्पीड है, वेलोसिटी है। बिल्कुल सर, मोशन में है तो हमने समझ लिया। अब हम बात कर रहे हैं बेटा कि मोशन जो है ना, जब v जीरो नहीं है, v कुछ ना कुछ है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम स्टडी ऑफ मोशन जो है उसको भी मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। कौन सी 2 कैटेगरी सर? बिल्कुल बताता हूं बेटा, एक एक करके बताता हूं, देखते जाओ, मजा आएगा आपको बेटा। तरीका सिखा रहा हूं मैं आपको, ये हर जगह नहीं मिलेगी चीजें आपको, है ना। चलिए, तो स्टडी ऑफ मोशन बेटा, मतलब स्टडी ऑफ मोशन मतलब क्या सर? अब जो है ना सर वो v जीरो नहीं है सर, पार्टिकल चलना शुरू कर चुका है। ठीक है, v है, कुछ ना कुछ v है। ठीक है, तो पार्टिकल जब चल रहा होगा तो वो स्टडी जो हम करते हैं मोशन की, वो 2 तरह से डिवाइड कर दी गई है बेटा।
एक होता है काइनेमेटिक्स, एक होता है काइनेमेटिक्स, और एक होता है मेरा बच्चा डायनेमिक्स। क्या बोला मैंने? एक होता है काइनेमेटिक्स और एक होता है डायनेमिक्स। अब सर ये काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स क्या है सर? बताता हूं बेटा, बताता हूं, रुको, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, सारी बातें बताऊंगा बेटा, सारी बातें बताऊंगा, और आराम से पढ़ते जाओ। बस स्पीड चाहे डबल कर लो, स्पीड चाहे 2x कर लो, लेकिन चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक, अब सर ये क्या है? आपने बोला कि स्टडी ऑफ मोशन दो कैटेगरी में तोड़ा गया है, एक है हमारे पास काइनेमेटिक्स और एक होता है डायनेमिक्स। सर इनका मतलब क्या है? सर हमने नाम तो सुने हैं, लेकिन सर इनका मतलब क्या है? तो बिल्कुल बताता हूं बेटा। काइनेमेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन, ठीक है सर। और डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है सर? डायनेमिक्स का मतलब भी स्टडी ऑफ मोशन होता है। अरे वाह! तो सर इन दोनों को तोड़ा क्यों गया है सर? स्टडी ऑफ मोशन, जब ये भी इसका नाम भी, ये भी स्टडी ऑफ मोशन है, डायनेमिक्स भी स्टडी ऑफ मोशन है, तो सर इन दोनों को अलग अलग क्यों नाम रखा गया है? इसलिए रखा गया है बेटा क्योंकि दैट इज द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कॉज, विदाउट कॉज। बहुत शानदार। और इसका नाम डायनेमिक्स क्यों रखा गया? स्टडी ऑफ मोशन विद कॉज, विद कॉज। बेटा आज ना सारी चीजें क्लियर कर दूंगा आपकी, एक के मतलब जीरो से शुरू करूंगा और जीरो से हीरो बनाऊंगा। देखो एक्चुअल जीरो से हीरो बनाऊंगा तुम्हें आज। ठीक, तो सर काइनेमेटिक्स स्टडी ऑफ मोशन है विदाउट कॉज, मतलब अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो चल रहा है, उसके पास स्पीड है, उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट, उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया है, किसी टाइम में किया है। ये सारी बातें हम जो अभी तक पढ़ के आए हैं ऑलरेडी मोशन स्ट्रेट लाइन में। क्या हमने कभी यह विचार किया कि उस मोशन का रीजन क्या था, कॉज क्या था? क्या कभी हमने इस बात पर विचार किया? अभी तक नहीं। ऑब्जेक्ट चला है, ऑब्जेक्ट चला है, कुछ डिस्टेंस कवर किया है, किसी टाइम में किया है, ये एक्सेलरेशन है, ये स्पीड है, ये वेलोसिटी है, लेकिन कभी भी ये चर्चा नहीं करी कि मोशन हुआ क्यों था। समझे? तो काइनेमेटिक्स हम पढ़ के आ चुके हैं, जो मोशन स्ट्रेट लाइन हमने पढ़ा दैट इज इन काइनेमेटिक्स, ठीक है, जिसमें हम कॉज को स्टडी नहीं करते हैं बेटा। किसको? कॉज को नहीं पढ़ते हैं। तो जब हम कॉज को नहीं पढ़ते हैं, कॉज को नहीं पढ़ते हैं, तो बेटा वो क्या हुआ? क्या हुआ सर? वो हमारे पास हुआ, ये है विदाउट कॉज और ये है विद कॉज। ठीक, ठीक है बेटा। तो पहले आपको ये पता चला। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं कॉज, कॉज मेनली है क्या? तो सर मेनली कॉज हमारे पास जो है ना, वो हमारे पास है कॉज ऑफ मोशन, दैट इज फोर्स। कॉज है फोर्स। तो क्या अभी तक हमने कभी फोर्स की बात की थी? नो सर, नो सर। ऑब्जेक्ट चला था सर, सब चीजें हुई थी, लेकिन हमने ये कभी नहीं विचार किया कि वो चला क्यों, क्या उस पर कोई फोर्स लगा, इस बारे में हमने बात की ही नहीं अभी तक। अब करेंगे। तो जब आप बात करते हो, विद कॉज मोशन को पढ़ते हो, तो उस स्टडी ऑफ मोशन को बोलते हैं डायनामिक्स। मतलब अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या होगा? वो होगा डायनामिक्स। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से कौन सी स्टडी ऑफ मोशन स्टार्ट होगी? डायनामिक्स। तो पहले तो क्लियर यहां हुआ। बहुत से बच्चों को पता ही नहीं चलता कभी काइनेमेटिक्स कब है और डायनामिक्स कब है। बेटा मैं आपके साथ वो बातें शेयर कर रहा हूं जो मैक्सिमम बच्चों के साथ होती है। समझ गए? ठीक। तो विदाउट कॉज विद कॉज, बहुत बढ़िया। हम अभी तक पढ़ के जो आए हैं वो विदाउट कॉज था, दैट इज काइनेमेटिक्स। अब जो हम पढ़ेंगे विद कॉज पढ़ेंगे और यहीं से हमारा चैप्टर होगा, दैट इज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। अब हम क्या करने वाले हैं? सर कॉज के साथ स्टडी करेंगे, मतलब फोर्स इंट्रोड्यूस अब हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक तरह से ये मान लो कि अगर इस डायनेमिक्स, पूरे डायनेमिक्स पिक्चर का हीरो अगर मैं बोल दूं बेटा, डायनेमिक्स मतलब क्या है सर? डायनेमिक्स मतलब है स्टडी ऑफ मोशन। और इस पूरी पिक्चर का अगर मैं हीरो बोलूं ना बेटा, तो हीरो कौन है सर? फोर्स। शाबाश, हीरो कौन है? फोर्स। समझ गए? पक्का? चले आगे, चलिए बेटा आगे चलते हैं। बिल्कुल एक एक करके सारे पॉइंट ना ऐसे बिखेर दूंगा तुम्हारे सामने, देखते जाओ तुम। सर तो बात आई फोर्स की, तो सर फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या होता है?
बहुत अच्छा क्वेश्चन। फोर्स क्या होता है, बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है, सुना ध्यान से। तो मेरा बच्चा मुझे आप ये बताइए कि अगर मैं आपको ये बोलूं, ये मेरे पास एक ब्लॉक है, मान लीजिए ये मेरे पास एक ब्लॉक है, यहां पर भी मेरे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, ये लीजिए, ये मेरे पास 2 ब्लॉक हैं, ठीक है सर। अब ये दोनों ब्लॉक जो है बेटा, ये दोनों ब्लॉक रखे हुए हैं सरफेस पर, बिल्कुल रखे हुए हैं सर। अरे भाई नीचे चल जा, नहीं जाएगा, चलो ठीक है। तो दोनों ब्लॉक हमारे पास सरफेस पे रखे हुए हैं, ठीक है सर, रखे हुए हैं। अब क्या करना है, लेकिन बताता हूं क्या करना है। देखो अब क्या है बेटा कि अगर मैं बोलूं कि दोनों ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, ये रेस्ट पे है, किस पे है, ये रेस्ट पे रुका हुआ है, ठीक है, राइट। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि अगर मुझे, ध्यान से अभी डेफिनेशन मत पढ़ना, सुनो बस, अभी कुछ मत पढ़ो, बस सुनो जो मैं बोल रहा हूं, ठीक। अब अगर मैंने बोला कि इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने इधर पुल किया और इसको मैंने इधर से पुश किया, ठीक है सर, इधर से पुल किया और इधर से पुश किया, ठीक है। तो बेटा मैं ये बोल रहा हूं पहले ये कैसे में था, रेस्ट में था, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको पुल करता हूं, खींचता हूं, या मैं इसको धक्का देता हूं, तो क्या बेटा ये चलना शुरू कर देगा? हां, पहले ये किस में था, रेस्ट में था, लेकिन अगर मैंने इसको पुल किया या पुश किया तो क्या ये चलना शुरू कर देगा? हां सर। तो मतलब कौन ऑब्जेक्ट की पोजीशंस में चेंज करता है, या फिर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, ये गाड़ी है मेरे पास, ये गाड़ी मान लीजिए मेरे पास चल रही है, ठीक है, ये लीजिए, ये मेरे पास चल रही है, ठीक है, v वेलोसिटी से। अब मुझे इसको रोकना है, तो कौन रोकेगा, कैसे रोकेंगे सर? फोर्स लगाकर। मान लीजिए मैंने इस पर फोर्स लगाया इस तरफ, तो ये रुक जाएगी, बिल्कुल सर। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं बेटा कि एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट, ध्यान से देखना, ऐसा एक्सटर्नल एजेंट केपेबल ऑफ चेंजिंग अ बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट जो क्या करता है, ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज करता है। या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उस रेस्ट में चेंज कर देगा, वो फोर्स लगाया तो वो मोशन में हो जाएगा, या अगर मोशन में है और फोर्स लगाया तो वो रेस्ट में आ जाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट की जो भी स्टेट है उसमें चेंज करने के लिए एक्सटर्नल एजेंट, जो एक्सटर्नल एजेंट है, उसी एक्सटर्नल एजेंट को हम क्या बोलते हैं? दैट इज फोर्स। समझ गए बेटा? समझ गए मेरा बच्चा? बहुत बढ़िया, ठीक है। सो बहुत से बच्चे बोलते हैं सर क्या है ये लो बेटा, सिंपल शब्दों में मैंने बहुत छोटी सी बात बोल दी, है ना। ये एक एक्सटर्नल एजेंट होता है जो ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज करता है। ऑब्जेक्ट चाहे रुका हुआ है तो उसकी स्टेट अभी क्या है? रेस्ट में। तो उसको अगर मोशन में लाना है तो फोर्स लगा दो, इधर से फोर्स लगाया, इधर चला जाएगा, ठीक है। मोशन में है, अगर आपको मोशन में चेंज करना है तो एक्सटर्नल एजेंट को बुलाओ और आगे से धक्का लगाओ, तो ये आगे से धक्का लगा दिया, धक्का लगाते मैं रुक गया, ये लो। मैं इधर चल रहा हूं, एक्सटर्नल एजेंट है, इधर से फोर्स लगाया, मैं इधर चला गया। समझ गए? कुल मिला के एक्सटर्नल एजेंट कौन है? फोर्स है, जो उसकी स्टेट में क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है, ठीक है, राइट। बहुत बढ़िया। जिसको सिंपल शब्दों में आप बोलते हो ये पुल और पुश करना, है ना बेटा। तो ये इफेक्ट जो आ रहा है, दैट एजेंट इज कॉल्ड द फोर्स, ठीक। इसके अलावा सर फोर्स जो होता है वो कैसी क्वांटिटी है बेटा? वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल का मतलब जिसके पास वैल्यू भी होती है, राइट, जिसके पास वैल्यू होती है। फिजिकल मतलब जिसका नंबर, जिसके पास कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, फिजिकल वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैंने बोल दिया कि कहीं पर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन लगने का मतलब क्या है? उसके पास वैल्यू है, नंबर है, बिल्कुल। तो सर फोर्स जो है उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, बिल्कुल, और उसके पास डायरेक्शन भी होती है सर। जी सर, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसके पास क्या क्या है सर? इसके पास फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बिल्कुल सर, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बहुत शानदार, इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है मेरा बच्चा, समझ आ गई आपको बात? बहुत सुंदर। इसके पास क्या क्या होगा सर? वैल्यू भी होगी और डायरेक्शन भी होगी, वैल्यू भी होगी और डायरेक्शन भी होगी। वेक्टर क्वांटिटी के पास दोनों होता है, ठीक है।
भाई अगर मैं पुल कर रहा हूं इसको तो डायरेक्शन हो गई ना फोर्स लगाने की, डायरेक्शन तो होगी, हाँ सर डायरेक्शन है फोर्स के पास, और वैल्यू भी है। अगर मान लीजिए मैंने इस ब्लॉक पर अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो वैल्यू है कि नहीं है? 10 न्यूटन क्या है? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। अभी बताता हूं अभी, ठीक है ना, समझ गए? तो वैल्यू भी है और डायरेक्शन भी है, तो फोर्स हमारे पास क्या हुआ? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। फोर्स क्या है सर? फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट होता है केपेबल ऑफ चेंजिंग अ बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में ला देगा, मोशन में है तो रेस्ट में ला देगा। एक डायरेक्शन में जा रहा है तो फोर्स लगा के हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। सारे इफेक्ट बताऊंगा अभी, सब है आपके लिए, सब चीजें लिख के लाओ, नोट्स प्रॉपर बनाना। लेकिन ठीक, बात आती है सर यूनिट ऑफ फोर्स। बेटा फोर्स जो है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल सर, उसके पास वैल्यू भी है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब होती है वैल्यू। बच्चों को यही नहीं पता होता। ऑफलाइन क्लासेस में जब मैं पूछता था बच्चों से बेटा मैग्नीट्यूड क्या होता है, पता है बेटा आधी से ज्यादा क्लास को यही नहीं पता कि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है। वही तो चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं बेटा, तभी तो कनेक्शन बनता है यार। क्यों बच्चे प्यार करते हैं? पता है बच्चे बहुत दिनों से बोल रहे हैं कि सर प्लीज आप एक बार सर संजीवनी ले लीजिए। क्यों बच्चे प्यार करते हैं? कनेक्शन, क्योंकि पता है ना बेटा प्रॉब्लम्स क्या है, पता है ऑफलाइन में प्रॉब्लम्स क्या है। बच्चा कहां अटकता है? तो समझ गए आप, मैग्नीट्यूड मतलब होती है वैल्यू। मैंने बोला फोर्स लगा 10 न्यूटन, तो ये 10 क्या है? नंबर है, तो 10 नंबर मतलब मैग्नीट्यूड। ठीक, बहुत बढ़िया। यूनिट ऑफ फोर्स वो बातें करूंगा जो आपने अपने जीवन में अभी तक सीखी है, 9th में भी आप पढ़ के आए हो, आपको पता है। यूनिट की बात करूं तो ऐसा यूनिट नाम क्या है उसका? न्यूटन। शाबाश, न्यूटन साइंटिस्ट के नाम पे नाम रखा गया है, न्यूटन, बहुत बढ़िया। सिंबल हम बोल देते हैं उसको, दैट इज कैपिटल एन। अरे समझ गए क्या? राइट। या मान लीजिए जैसे मैंने यहां लिखा, मान लीजिए 10 न्यूटन, तो आप इस तरह से लिख दिया करिए 10 न्यूटन, ठीक है। यहां पर सीजीएस है। अब सीजीएस यूनिट क्या होगी सर? सीजीएस यूनिट होती है डायन, ठीक है, डाइन। सो डायन भूतनिया, कभी भी सीजीएस यूनिट आएगी तो मैं भूतनी बोलूंगा, ठीक है। चलो, तो डाइन, और दैट इज यहां पर हम बोल देते हैं बेटा दिस इज, आप इसको वैसे जनरली हम पूरा डाइन ही बोल देते हैं, ठीक है ना, तो आप इसको डाइन ही बोल दीजिए, ठीक है ना, dy एन, ठीक है, डन, कंप्लीट है। चलें आगे, चलिए बेटा आगे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती है बात कि सर इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है। तो दो बातें तो हमने समझ ली कि सर ऐसा यूनिट होती है इसकी फोर्स की न्यूटन, और सीजीएस यूनिट होती है डाइन, ठीक है। अब अगर मैं आपको ये बोलूं बेटा कि हमारे पास इन दोनों में पता है एक रिलेशन भी होता है, बहुत प्यारा। कभी मान लीजिए अपने पास क्वेश्चन, बेटा किसी भी तरह से चीजें आ सकती है ना बेटा, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि 1 न्यूटन जो होता है ना बच्चा, 1 न्यूटन वो हमारे पास 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। ये मिली आपको नई बात, राइट। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है सर? 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन के। आया मजा? बिल्कुल सर, ठीक। अब मान लीजिए कभी आपके पास क्वेश्चन आया, भाई क्यों बता रहा हूं आपको चीजें, इसलिए बता रहा हूं बेटा कहीं ना कहीं काम आएगी। मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि 4 से आपके पास कन्वर्ट 10 डाइन इनटू न्यूटन। अब क्या करोगे भाई? क्या आपको पता है क्या करना है? सर ये तभी कर पाएंगे जब आपको पता होगा। किसी क्वेश्चन में मान लीजिए, किसी क्वेश्चन में आपको फोर्स की यूनिट जो है वो न्यूटन ही देगी, डायन दे रखी है, और आपको उसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आंसर हम ऐसे यूनिट में निकालते हैं। क्या करेंगे सर? हमें पता है 1 न्यूटन बराबर होता है सर 10 की पावर 5 डायन, बहुत बढ़िया। तो सर हम ये उल्टा लिख सकते हैं, 10 की पावर 5 डायन बराबर हुआ 1 न्यूटन, बहुत बढ़िया। तो 1 डायन बराबर कितना सर? 1/10 की पावर 5 न्यूटन, बहुत बढ़िया। सो कितना? 10 डायन बराबर कितना? 1/10 की पावर 5 इंटू 10, कितना आ जाएगा सर? ये 10 की पावर 4, 10 की पावर -4 न्यूटन। ये लीजिए, समझे बेटा? हर बात का कोई मीनिंग है बच्चों, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। ये सब अटकते हैं बच्चे, उनको याद रहता है,
उनको याद रहता है कि सर ऐसा यूनिट न्यूटन है, याद रहता है उनको। उनको यह भी याद रह जाता है कि सर सीजीएस जो यूनिट है वो डाइन है, रह जाता है याद। लेकिन जैसे ही बात आती है कन्वर्जन की, वो अटक जाता है। तो याद रखो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, और यहीं से बेटा देखो छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें शुरू हो जाती है। और अब मैं आपको मेरे स्टूडेंट जो है उनका पढ़ने का तरीका बता देता हूं। जहां पर भी आप पढ़ते हो, जिस भी टेबल पर आप पढ़ते हो, जिस रूम में आप पढ़ते हो बेटा, उस रूम की एक दीवार का एक ब्लॉक अपने लिए बना लेना। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा वैसे वैसे छोटे छोटे की पॉइंट्स, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आपको लिखते जाने हैं पेपर पे लिख के। स्टिक्स ले लो छोटी छोटी, या फिर एक पेपर ले लो, उस पेपर पर की पॉइंट्स लिखने हैं और उस की पॉइंट्स को अपने सराउंडिंग में रखना है, ताकि उठते बैठते वो चीजें आपको दिखती रहे। ठीक है, शाबाश। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे करते जाओ बेटा। मेरी गारंटी है कि अगर आप लोगों का कॉन्फिडेंस, आप अपने दोस्तों से चेक कर लेना, दोस्तों से कंपेयर कर लेना, आपको पता चल जाएगा बेटा, है ना। और ये चीजें ऐसी है ना कि मतलब कॉन्फिडेंस अपने आप आता है बेटा, जब चीजें हमें आती है कॉन्फिडेंस अपने आप निकल के आता है। चलिए, क्लियर, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, नेक्स्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है सर, हमने फोर्स देखा सर। फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है जो उस ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज कर देता है। ऑब्जेक्ट की स्टेट कैसी भी हो सकती है, वो रेस्ट में हो सकता है तो उसको मोशन में ला देगा, मोशन में है तो उसको रोक देगा, एक डायरेक्शन में चल रहा है तो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा, शेप को चेंज कर देगा। ये सारे काम फोर्स करता है, एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स आगे जाके मैं बहुत सारी चीजें भी आपको बताने वाला हूं बेटा। बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, सारे सारे के सारे मैं बता रहा हूं। यहां अभी लाइन लगा दूंगा मैं, आप देखते जाओ बस एक बार। ठीक, चलिए, इफेक्ट ऑफ फोर्स में हमने क्या सीखा सर। फोर्स जो होता है ना सर, एक्सटर्नल एजेंट जो काम करता है तो वो क्या क्या कर सकता है सर। इट कैन मेक द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव। बिल्कुल सर, रुका हुआ ऑब्जेक्ट है, आपने फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट चलने लग गया। बिल्कुल, तो मतलब ऑब्जेक्ट क्या क्या कर सकता है फोर्स सर, रुके हुए ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, मूव करा सकता है। उसके अलावा अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो सर फोर्स लगाया इधर से तो वो रुक गया, तो चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकता है। बिल्कुल सर, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सर, सर ये चल रहा था ऑब्जेक्ट, इधर से फोर्स और लगा तो और तेज चलने लग गया, मतलब क्या कर सकता है सर, उसकी स्पीड भी चेंज कर सकता है। वाह सर, वाह सर। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सर, ये ऑब्जेक्ट चल रहा है, ये ऑब्जेक्ट चल रहा है, आपने इधर से फोर्स लगाया, ये ऑब्जेक्ट इधर घूम गया, इसका मतलब सर उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। प्लास्टिक की बोतल को दबा दो, ये लो, फोर्स लगा के चिपका दिया ना आपने, क्या किया आपने, आपने उसकी साइज शेप में चेंज कर दिया। सो दिस इज द फोर्स। ठीक है, ईटीसी और बहुत सारे काम है बेटा जो फोर्स करता है। दीज आर द इफेक्ट्स। ठीक, मैंने बोला है नोट्स प्रॉपर बनाने, तो फिर चीजें भी वैसी नोट्स वाली होनी चाहिए। तो जो मैं बोल रहा हूं शब्द, वो सब मैंने यहां लिखे हुए भी हैं, परेशान नहीं होना है आपको। आपको लगेगा सर आपने बोल दिया, हमने लिखा नहीं, वो आपको चीज ऑलरेडी मिलेगी यहां पर, है ना। और फिर भी यार कभी कभी हो जाता है कि हो सकता है कुछ चीज मैं बोल दूं, क्योंकि पता है बेटा, मैं आपको सच बात बताऊं, लाइफ में ना एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पता है बेटा, मतलब मैं पढ़ा रहा हूं 2014 से, ठीक है ना, 2014 से 2014 से, पता है पढ़ाते पढ़ाते इतना हो चुका है ना बेटा कि पता है, मतलब कोई बोले कि नॉन स्टॉप बोलते जाओ, क्योंकि इतना पढ़ा दिया ना बच्चों को यार कि इतनी चीजें दिमाग में सेट हो चुकी है। बच्चों को कहां प्रॉब्लम होती है, क्या बोलना है, क्योंकि टॉपिक इतनी बार हो चुके हैं कि दिमाग ना मतलब बोलते जाओ बस। तो कभी कभी ऐसा भी होगा मैं कुछ बोल दूंगा, हो सकता है लिखा नहीं हो, तो आप उसका ध्यान रखना, है ना। वो तभी होगा जब आप एक एक चीज सुनते रहोगे। ठीक, क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां तक की बात कंप्लीट है, यहां तक की बात कंप्लीट है। चुपचाप वीडियो को पॉज करना है, नोट्स बनाने हैं, मजा तभी आएगा। ठीक, आगे देखो, मैकेनिक्स हम जो पढ़ रहे हैं ये 11th क्लास में, पूरे मैकेनिक्स में हमारे पास मेनली जो फोर्स हमारे पास काम आएंगे वो ये है बेटा। वेट, वेट क्या है सर, वेट हमारे पास, अरे सर कोई भी ऑब्जेक्ट का मास है m, धरती में जो फोर्स लगाती है सर नीचे, दिस इज कॉल्ड वेट सर। मेरा मास है 70 किलो, मेरा वेट कितना है, धरती में फोर्स लगा रही है mg, 70 × 10 700 न्यूटन वेट है मेरा। वेट क्या है, फोर्स। ठीक है, वेट क्या है, फोर्स, वेट फोर्स होता है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, बिल्कुल सर थोड़ी सी हिंट दूंगा, अभी डिटेल में नहीं बताऊंगा। ये देखो नॉर्मल रिएक्शन, देखो तो ये लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है,
ये लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये भी फोर्स होता है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अगर मानो ऑब्जेक्ट ऐसे है, ऑब्जेक्ट यहां है, ऑब्जेक्ट यहां है, तो नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर इधर लगेगा, ठीक है। यहां पर mg लग रहा है नीचे, ठीक। यहां mg, ऐसा नहीं कि mg के अपोजिट में नॉर्मल लगेगा हमेशा, ये डायग्राम इसीलिए दिया है मैंने, यहां mg लग रहा है इधर, लेकिन नॉर्मल लगेगा सरफेस के परपेंडिकुलर। फिर आगे जाके मैं इसके टुकड़े कर दूंगा, n का इधर कंपोनेंट आएगा कौन सा सर, दैट इज mg cos थीटा, इधर आएगा mg sin थीटा। अभी बस ये समझ लो नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। आगे पढ़ाऊंगा बेटा, आगे पढ़ाऊंगा, बस अभी तो हिंट के लिए मैं समझा है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। टेंशन, बिल्कुल सर, टेंशन क्या है, वो भी फोर्स है सर। ये मेरे पास मैंने ये लटका दिया, ये पत्थर लटका दिया एक, तनाव नीचे लग रहा है धरती मां का फोर्स, ऊपर लग रहा है तनाव, इसी को बोलते हैं टेंशन फोर्स, फोर्स है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। स्प्रिंग फोर्स, अरे सर स्प्रिंग, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, मैंने धक्का दिया स्प्रिंग को इधर, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने स्प्रिंग को इधर फोर्स लगाया, ये यहां से बंधी हुई है, मैंने स्प्रिंग पे फोर्स लगाया इधर, F मैंने लगाया, ठीक है, एक्सटर्नल, मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया स्प्रिंग में। क्या स्प्रिंग को जैसे मैं फोर्स लगाऊंगा तो स्प्रिंग एकदम चिपक जाएगी क्या? नो नो, क्या होता है धीरे धीरे, आप, मैं क्या बोल रहा हूं समझ रहे हो क्या? मैं बोल रहा हूं स्प्रिंग को मैंने फोर्स लगाया तो क्या स्प्रिंग चुपचाप एकदम चली जाएगी शर्मा के? नहीं ना, नहीं ना। क्यों सर? एक्चुअल में क्या होता है, स्प्रिंग के साथ बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है कि आपने ना सर यहां बांधा हुआ है स्प्रिंग को, आपने इधर से स्प्रिंग पे फोर्स लगाया, पता है सर स्प्रिंग क्या करेगी सर? स्प्रिंग थोड़ी दबेगी, मतलब आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो अंदर से पता हो क्या होगा सर? अंदर से स्प्रिंग भी फोर्स लगाएगी सर, स्प्रिंग मना करेगी सर, स्प्रिंग मना करेगी, अंदर रीस्टोरिंग फोर्स आ जाता है। तो आपने लगाया पहले मानो 2 न्यूटन, तो स्प्रिंग थोड़ी सी दबी और फिर रुक गई, इसका मतलब आपने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, स्प्रिंग भी अंदर से फोर्स लगाती है और वो थोड़ी देर बाद 2 न्यूटन का कर लेती है और वो आप रुक जाते हो। फिर आपने फोर्स लगाया 4 न्यूटन, स्प्रिंग थोड़ी और दबी, फिर स्प्रिंग फोर्स और बढ़ता है, स्प्रिंग फोर्स और बढ़ता है और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद वो फिर बराबर हो जाता है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं बेटा, स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स है, स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स है, अंदर जो फोर्स है, अंदर से जो काम कर रहा है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्प्रिंग फोर्स। ठीक, बहुत बढ़िया। इसके बाद आता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? ये सब पढ़ेंगे हम, ये सब पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फ्रिक्शन, बिल्कुल सर, ये ऑब्जेक्ट है, मास है इसका है, ठीक। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का इधर, तो बेटा ये क्या होता है सर? ये सरफेस जो होती है ना सर, सरफेस, ये सरफेस इस पर फोर्स लगाती है, दैट इज एफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स। जब तक बेटा मैं अब स्टडी जब हम करेंगे, जब तक मैं आपको ये नहीं बोलता कि सरफेस जो है वो रफ है, रफ मतलब फ्रिक्शन है, तब तक अब आपको फ्रिक्शन नहीं मानना है ना। हम जितनी भी स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि फ्रिक्शन हम लास्ट में पढ़ेंगे, बिल्कुल, है ना, फ्रिक्शन लास्ट में ही पढ़ते हैं, है ना बेटा। तो अभी जितनी भी स्टडी हम करेंगे, कभी भी हम फ्रिक्शन एज्यूम नहीं करेंगे, हम मान के चलेंगे सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं है, ठीक, ठीक है। चलिए, तो फ्रिक्शन फोर्स समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया सर। ये छोटी छोटी बातें, है ना बेटा, ये सारी चीजें हैं हमारी। तो एक एक करके बेटा हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन कुछ और चीजें बात करेंगे पहले। ये तो हमें मैकेनिक्स में जो मेन हमें फोर्स पढ़ने हैं वो सब हैं। इसके अलावा बेटा एक बात और समझिए, हमसे बोल दिया जाता है कि फिजिक्स में हमारे पास 2 कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट, 2 तरह की डिवाइडेशन हम करते हैं फोर्सेस की। नाम से ही समझ आ रहा है कांटेक्ट, ऐसे फोर्सेस जिनमें कांटेक्ट रिक्वायर्ड है। कांटेक्ट फोर्स मतलब कांटेक्ट रिक्वायर्ड। नॉन कांटेक्ट फोर्स और फील्ड फोर्स, कांटेक्ट नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, समझ गए सर? क्या इसमें क्या करना है सर? बिल्कुल बताता हूं बेटा, बिल्कुल बताता हूं, सारी चीजें बताने का वादा किया है, बिल्कुल ठीक। देखिए बेटा, कांटेक्ट फोर्स मतलब ऐसे फोर्सेस जिनमें कांटेक्ट चाहिए, बिना कांटेक्ट के हम उनकी बात नहीं किया करते। इसका मतलब सबसे पहले अगर मैं बोलूं तो मान लीजिए मेरे पास है टेंशन फोर्स, बिल्कुल सर। टेंशन फोर्स, रस्सी होगी, ऑब्जेक्ट लटका होगा तो ही तो टेंशन होगी ना, बिल्कुल सर।
ये देखिए, तो सर कांटेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट और रस्सी के बीच में कांटेक्ट है, हाँ सर, टेंशन बिल्कुल कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है, राइट। उसके अलावा नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल सर, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी कांटेक्ट में होने पे ही होगा, बिल्कुल सर। ये देखिए ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है, ये ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है, ये सरफेस से नॉर्मल, बिल्कुल सर, तो नॉर्मल रिएक्शन भी कांटेक्ट में होगा, बिल्कुल सर। क्या स्प्रिंग फोर्स भी कांटेक्ट में होगा? बिल्कुल सर, स्प्रिंग फोर्स भी कांटेक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स भी कांटेक्ट फोर्स है। ये हमारे पास मेनली जो हमारे पास है वो कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है, जिनमें कांटेक्ट रिक्वायर्ड है, समझ गए आप, ठीक। नॉन कांटेक्ट फोर्स में क्या आते हैं बेटा, और यहां पर लिखा हुआ है फील्ड फोर्स, इसका मतलब ये एक ऐसे फोर्सेस हैं बेटा जो अपने आसपास ना, जो अपने आसपास एक फील्ड में आते हैं। लाइक अगर मैं बोलूं एक मास है, एक मास, आप 9th क्लास में पढ़ के आओ, एक मास जो होता है उसके आसपास क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो डिफाइन होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये लो, ठीक है बेटा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसमें कांटेक्ट रिक्वायर्ड नहीं है। अगर सर एक ऑब्जेक्ट यहां है, एक ये धरती है, तो सर ये आएगा, और अगर ये आएगा तो यहां पर कांटेक्ट रिक्वायर नहीं है, ठीक, तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, बिल्कुल बिना कांटेक्ट के भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरह का है? नॉन कांटेक्ट या फिर फील्ड फोर्स, ठीक है। इसके अलावा मैग्नेट, एक मैग्नेट के पास दूसरी मैग्नेट रख दो, या तो अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा बिना टच किए, तो मतलब सर मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, बहुत बढ़िया। और जैसे मैग्नेटिक फोर्स की बात होती है वैसे आता है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर दो इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं कहीं पर तो सेम चार्ज है तो रिपेल कर जाएंगे, है ना, जरूरी नहीं आपने उसको टच कराया। मेरी बात समझ गए क्या? मैं ये बोल रहा हूं बेटा, ये N है, ये S है, ये एक मैग्नेट है, ये इसका N है और ये S है, दोनों रिपेल करेंगे ना एक दूसरे को, जरूर थोड़ी पहले टच किया आपने, नहीं, बिना टच की भी रिपेल कर रहे हैं, इसका मतलब कौन से फोर्स की वजह से? मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए मेरे पास दो सेम चार्ज हैं, प्लस प्लस, हमने टच नहीं कर रखा इनको, फिर भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक, इसका मतलब यहां पर कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। ये 12th क्लास के स्टार्टिंग में पढ़ लोगे बेटा आप, ठीक है ना। चलिए, दोनों बात समझ आ गई मेरे बच्चों को? दोनों बात समझ आ गई, ठीक। मेनली जो फोर्स जो आपके फिजिक्स में काम आने हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमारे पास और क्या है, और देखते हैं सर आगे। देखिए, अब आती है गाड़ी बैलेंस और अनबैलेंस की। कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट हमने कर लिए, ठीक है सर। अब बारी आती है किसकी? बैलेंस और अनबैलेंस की। बैलेंस और अनबैलेंस क्या है? बैलेंस नाम से ही पता चल रहा है, ऑब्जेक्ट बैलेंस होना चाहिए। ऑब्जेक्ट अगर बैलेंस होना चाहिए, इसका मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट पर अगर इधर 10 न्यूटन लग रहा है तो इधर भी 10 न्यूटन लगना चाहिए। अगर ऐसा लग रहा है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट किसमें? अब इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट बैलेंस्ड है। क्या ये ऑब्जेक्ट बैलेंस्ड? बहुत बढ़िया, समझ गए क्या बोला मैंने? मैंने ये बोला कि हमारे पास जितने भी फोर्स उस पर लग रहे हैं, अगर उन सबका नेट फोर्स 0 है, यहां एक वर्ड है रिजल्टेंट फोर्स, बताऊंगा अभी, तो मैं बोल रहा हूं नेट फोर्स क्या होना चाहिए बेटा? 0। नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। तो मेन बात ही इसकी क्या निकल के आई सर? इसकी मेन बात ये निकल के आई कि नेट फोर्स 0 होना चाहिए। बहुत सुंदर। अब नेट फोर्स 0 होने का मतलब क्या है? नेट फोर्स 0 होने का मतलब ये है कि इधर अगर 10 लग रहा है तो इधर भी 10 लगना चाहिए, इधर अगर 50 लग रहा है तो पीछे भी 50 लगना चाहिए, ऊपर अगर 100 लग रहा है तो नीचे भी 100 लगना चाहिए। तो फोर्स तो बहुत सारे लग रहे हैं। बैलेंस फोर्स मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट बैलेंस का मतलब क्या है? बैलेंस का मतलब ये है सर कि उस पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं ना सर, सब एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, मतलब नेट फोर्स फाइनली जो निकल के आएगा नेट, वो 0 होना चाहिए। समझ गए? इसमें अगर मैं देखूं तो यहां पर F1, ये F2 है, ये F1 है, ठीक। अगर F1 की वैल्यू F2 के बराबर है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर पढ़ा हुआ है आपने, मैग्नीट्यूड, बिल्कुल। वैल्यू अगर दोनों की सेम है तो इसका मतलब ब्लॉक किस में? रेस्ट में, ठीक।
तो इसका मतलब नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इस पर नेट फोर्स हो जाएगा सर 0। ठीक, समझ गए, क्लियर, बिल्कुल। तो व्हेन डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी गिव अ जीरो रिजल्टेंट, गिव अ जीरो रिजल्टेंट या नेट फोर्स, या हमारे पास जीरो रिजल्टेंट मतलब नेट फोर्स क्या होना चाहिए, रिजल्टेंट मतलब नेट फोर्स, तो रिजल्टेंट मतलब हो गया हमारे पास नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, समझ गए, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल दूं एक, बिल्कुल दीजिए सर। देखो ये एक एग्जाम्पल आपके लिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, इधर लग रहा है मेरे पास 10 न्यूटन, ठीक है सर, इधर लग रहा है मेरे पास 5 न्यूटन, ठीक है सर, इधर लग रहा है मेरे पास ये x, आपसे बोला है ये m मेरे पास, ठीक है, m kg, ठीक है, आपसे बोला है फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर द ब्लॉक, फॉर द ब्लॉक इज इन बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन। बताइए, ब्लॉक बैलेंस में रहे, बैलेंस कंडीशन में रहे, इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, तो सर देखिए x की वैल्यू जो होगी, इधर कितना फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, इधर कितना फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, उसके साथ x लग रहा है, x की वैल्यू कितनी होगी, ये बैलेंस्ड हो, तो सर x की वैल्यू भी होनी चाहिए कितनी, 5 न्यूटन। ये लो, समझ गए, अगर x की वैल्यू भी 5 न्यूटन होगी तो इधर 5 और 5 10, और 10 और 10, इधर 10 लग रहा है, इधर 10 लग रहा है, तो बैलेंस्ड है। समझ गए बेटा, समझ गए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो सर बैलेंस का मतलब हम समझ गए। इसी में अब मैंने आपको बोला कि नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, मतलब बेटा कितने भी, रिजल्टेंट फोर्स का मतलब क्या होता है, रिजल्टेंट का मतलब होता है बाहुबली। अब आज की बात आप याद रखना, रिजल्टेंट फोर्स का मतलब क्या होता है, बाहुबली, कितने भी फोर्स लग रहे हो सबको खत्म करो, एक बनाओ, ठीक है। अब यहां पर हमने देखा सर 10 इधर लग रहा है, 10 इधर लग रहा है, तो सबका नेट कितना आ रहा है सर, 0, है ना, ठीक। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि यहां पर मेरे पास इधर लग रहा है, मान लीजिए यहां पर लग रहा है मेरे पास, यहां पर लग रहा है मेरे पास 10, या यहां लग रहा है 5 न्यूटन, और यहां लग रहा है 5 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, नेट फोर्स कितना है अभी, नेट फोर्स कितना है, 0, ठीक है। लेकिन अगर यही डायग्राम मैं इधर बना दूं, अब देखो यही मैं इधर बना दूं, सर ये है 5, ये है सर 2, क्या ऑब्जेक्ट बैलेंस होगा, नहीं सर, नेट फोर्स कुछ ना कुछ निकलेगा, बिल्कुल सर, कितना हो जाएगा, 5 - 2 मतलब 3 न्यूटन, और ऑब्जेक्ट इस तरफ चला जाएगा, बिल्कुल सर, ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है, राइट। तो मतलब हमने एक चीज और देखी कि सर जब भी ऑब्जेक्ट बैलेंस्ड होता है सर, तो बैलेंस जब तभी होता है जब उस पर जितने भी फोर्स लग रहे हो, लेकिन नेट फोर्स हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है बेटा, समझ गए आप बात, समझ गए सर, एग्जाम्पल से समझ गए, बिल्कुल। अब आता है कौन, रिजल्टेंट की बात कर रहा था मैं, रिजल्टेंट की बात कर रहा था, बिल्कुल सर, ये देखिए रिजल्टेंट फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर, ये बस मैंने यहां पर ये वर्ड आया था इसलिए मैंने पूरा बता दिया आपको। यहां पर होता क्या है बेटा, अगर मैं बोलूं रिजल्टेंट क्या होता है सर, व्हेन 2 or more forces act on a body simultaneously, then the single force which produce the same effect as produced by all the forces acting together is known as the resultant force। ठीक, मतलब ये सर कि अगर मान लीजिए बाहुबली मूवी के अंदर जब बहुत सारे मजदूर भल्लाल देव की मूर्ति खींचते हैं, तो वहां पर क्या होता है सर कि जब उसे मूर्ति गिरने लगती है तो अकेला आता है बाहुबली, और वो मूर्ति और वो रस्सी को पकड़ लेता है, तो अकेला जो आता है उसका नाम होता है क्या, रिजल्टेंट, सिंगल वैल्यू, ठीक। इसको मैं बहुत प्यारी तरह से आपको और समझाता हूं, देखो इधर, मान लीजिए मैंने ये बोला आपको कि ये मान लीजिए मेरे पास 10 न्यूटन, ध्यान से समझना आप बात, ये है मेरे पास 2 न्यूटन, ये है मेरे पास 3 न्यूटन, ठीक। अच्छा, मुझे बता सकते हो आप, इधर लग रहा है 10, इधर लग रहा है 3 और 2 5, अच्छा एक डायग्राम तो ये, और इसी डायग्राम को अगर मुझे एक फोर्स से बताना हो तो वो क्या होगा सर, इधर 10 लग रहा है, इधर 3 2 5 लग रहा है, तो नेट कितना आ रहा है, 10 - 5 5, तो सर ये लो खत्म। तो यहां 3 फोर्स लग रहे हैं, 1 2 और 3, ये अकेला आया, अकेला,
और इस अकेले ने क्या किया, अकेले ने इन तीनों का काम कर लिया, इसी का नाम होता है बेटा रिजल्टेंट। ये बात ठीक है। तो कितने भी फोर्स लग रहे हो सबको खत्म करके एक बनाया जाता है, और वो एक उन सबका काम कर लेता है। उन सबसे जो नेट काम निकल के आएगा, नेट निकल के आएगा फोर्स, वो ये अकेला काम कर लेगा, तो इसको बोलते हैं नेट फोर्स। ठीक है सर, समझ गए, बहुत बढ़िया। तो किसी भी मास ब्लॉक पे F1 इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है, F3 इधर लग रहा है, F4 इधर लग रहा है, ठीक है, तो क्या लिख देते हैं, F वेक्टर बराबर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, इस तरह से इसको लिख दिया जाता है। वेक्टर में आप थोड़ा बहुत पढ़ के आए होंगे, ठीक है बेटा, ठीक है, फिर भी मैंने आपको इसका एक्चुअल फील दिला दिया क्या है ना। चलो, तो हमने बैलेंस कर लिया था, बिल्कुल सर। बैलेंस की मेन बात क्या निकल के आई थी सर, नेट फोर्स जीरो करने का है सर। बैलेंस में नेट फोर्स हमेशा जीरो होता है ऑब्जेक्ट पर, ठीक। अच्छा, मैं अगर आपसे ये पूछूं, ध्यान से जवाब देना मेरी बात का, कि अगर ऑब्जेक्ट, अगर फोर्सेस जो है, नेट फोर्स जीरो है, क्या ऑब्जेक्ट हमेशा रुका रहेगा? नेट फोर्स अगर जीरो है तो क्या ऑब्जेक्ट हमेशा रुका रहेगा? बताओ, क्या नेट फोर्स जीरो है तो ऑब्जेक्ट हमेशा रुका रहेगा? बताओ बताओ, अब सुनना ध्यान से, देखो ये ब्लॉक है, मान लीजिए ये रुका हुआ था पहले, ठीक, इस पर इधर जितना फोर्स लगा, इधर 10 न्यूटन लगा तो इधर भी 10 न्यूटन लगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट किसमें, रेस्ट में है, ठीक। अब देखो ध्यान से, अगर मैं आपको ये बोलूं कि मान लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान से सुनना बेटा, मजा आएगा आपको। मान लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट मेरे पास चल रहा है v स्पीड से, ये आगे चल रहा है, ठीक है सर। और इस पर ना बेटा, इस पर पता है एक बहुत प्यारी सी बात क्या है, इस पे बहुत प्यारी सी बात है कि इधर से लग रहा है 2 न्यूटन, इधर से लग रहा है 2 न्यूटन। अब बताओ क्या होगा, क्या ये चलता रहेगा? क्या ये चलता रहेगा या रुक जाएगा? सर देखिए, इधर 2 न्यूटन, इधर 2 न्यूटन, नेट फोर्स कितना है, 0, तो अभी ये v से चल रहा है तो ये v से ही चलता रहेगा सर, इससे इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ, अगर ये 2 न्यूटन नहीं होता, ये 2 न्यूटन लगता, ये इधर चल रहा होता और ये इधर लगता, तो ये नीचे चला जाता, समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन तो इसका पाथ कैसा हो जाता है, इसका पाथ फिर ऐसा हो जाता ब्लॉक का, क्योंकि फोर्स नीचे लग रहा है, ये चले से रहा था तो ये ऐसे घूम जाता, लेकिन जितना नीचे लग रहा है उतना ही ऊपर लग रहा है, तो ये v वेलोसिटी से चल रहा है, बिल्कुल। तो मेरे बोलने का मतलब ये था, बैलेंस्ड फोर्स मतलब नेट फोर्स अगर आपके पास 0 है तो ये जरूरी नहीं है बेटा कि ऑब्जेक्ट रुका ही रहे, ठीक है, राइट। तो इफ नेट फोर्स is 0, so it is not necessary that object is in rest। बिल्कुल सर, तो इसका एग्जाम्पल ये रहा, ऑब्जेक्ट चल रहा है तो ऑब्जेक्ट चलता रहेगा, समझ गए बेटा, समझ गए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, ठीक है। हाँ, लेकिन मैं ये बोल सकता हूं कि सर बैलेंस्ड जब होता है ऑब्जेक्ट, तो उस कंडीशन में अब यहां पर किसी तरह का एक्सेलरेशन नहीं होगा, मतलब कि सर इसकी वेलोसिटी में चेंज, अगर ये v से चल रहा है तो ये v से चलेगा, यहां एक्सेलरेशन नहीं होगा, है ना। नेट फोर्स अगर 0 होता है तो वहां पर एक्सेलरेशन नहीं होता है, ठीक है। अब चलिए, अब आते हैं अनबैलेंस्ड पर, ठीक है, रिजल्टेंट हो गया, बिल्कुल सर। अनबैलेंस्ड पर अगर आपको बैलेंस समझ में आ गया तो अनबैलेंस आपको वैसे समझ में आ जाएगा। सर अनबैलेंस का मतलब है नेट फोर्स कुछ ना कुछ होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। मतलब सर कहानी ये बोल रही है कि अगर इस कार पर इधर फोर्स लग रहा है, अगर मान लीजिए 50 न्यूटन, और इधर लग रहा है सर 10 न्यूटन, ये लो, तो इस पर बताओ नेट फोर्स कितना होगा, बताइए भाई, बताइए। सर इस पर नेट फोर्स जो होगा एफ नेट कितना होगा सर, ज्यादा इधर लग रहा है 50, पीछे कितना लग रहा है 10, कितना आएगा सर 40 न्यूटन, ये लो। तो इस बार एफ नेट क्या मिला है सर, इस बार एफ नेट हमें 0 मिला है क्या, नहीं, इस बार एफ नेट कुछ ना कुछ मिलता है, मतलब इसको तो मैं नीचे लिख दूंगा। इसका मतलब फाइनल जो बात यह निकली कि सर इसमें एफ नेट जो है ना सर, वो 0 नहीं होता है, कुछ ना कुछ होता है, और अगर कुछ ना कुछ होता है तो वो कुछ ना कुछ करता है, और कुछ ना कुछ करता है तो यहां पर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होता है और एक्सेलरेशन भी आ जाता है, ठीक है, राइट। यहां पर एफ नेट कितना हो जाएगा सर, एफ नेट यहां पर मैं बोलूं अगर, तो वो जाएगा कितना 50
-10 मतलब 40 न्यूटन। खेल खत्म। ठीक है सर। सो if an unbalanced force is applied on the object, there will be change either in its speed, velocity or in the direction of the motion। बिल्कुल सर, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है, फोर्स आपने इधर लगा दिया, अगर आपने इधर से भी लगाया, इधर से भी लगाया, तब तो बैलेंस हो गया वो, तब तो ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा था, आपने इधर से फोर्स ठोक दिया, ये घूम जाएगा ऐसे। समझ गए बेटा? डायरेक्शन चेंज कर देगा। ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, आपने एक फोर्स इधर से लगा दिया 10 न्यूटन का, तो वो और तेज चल जाएगा। बिल्कुल सर, देखिए, ठीक है। आइदर, तो देयर विल बी चेंज आइदर इन इट्स स्पीड, वेलोसिटी और इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। बिल्कुल सर, है ना। ये सारे काम हमारे पास अनबैलेंस्ड फोर्स का होगा बेटा। देयरफॉर टू एक्सेलरेट एन ऑब्जेक्ट एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड। मतलब कि सर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इस पे दोनों बराबर लग रहा है, अगर इधर भी 2 न्यूटन है, इधर भी 2 न्यूटन है, तो बताइए क्या एक्सेलरेशन होगा? नहीं सर, एक्सेलरेशन 0 होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट तो अभी चल ही नहीं रहा है। ठीक है, मतलब कुल मिला के स्पीड में चेंज ही नहीं करता बेटा, वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, समझ गए? बिल्कुल सर, ठीक। तो टू एक्सेलरेट एन ऑब्जेक्ट एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड। एक्सेलरेशन के लिए क्या चाहिए हमें? हमेशा अनबैलेंस्ड फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। बिल्कुल। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इस पर 10 लग रहा है और इधर लग रहा है 2 न्यूटन, तो बेटा डेफिनेटली यहां पर क्या होगा? यहां पर एक एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात? ठीक है सर, राइट। तो अनबैलेंस्ड फोर्स की सिचुएशन होती है, तभी हमारे पास एक्सेलरेशन की बात हम करते हैं। फोर्स अगर बैलेंस्ड है तो वहां पर हम एक्सेलरेशन की बात नहीं करते हैं। ठीक है सर, क्लियर यहां तक? शाबाश। आगे देखो। अब हमने क्या किया? हमने सर सबसे पहले तो ये देखा कि एक्चुअल में स्टडी ऑफ मोशन, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट की स्टेट सर 2 तरह की होती है, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या मोशन में होगा। रेस्ट में होगा तब तो कोई बात हमें करनी नहीं है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में सराउंडिंग या टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होता है। ठीक, मोशन में होगा तो हम वहां पर बात करते हैं। मोशन में जब होगा तो v 0 नहीं होगा, v 0 नहीं होगा, तो फिर अब इसकी स्टडी को 2 पार्ट में हमने तोड़ दिया, एक काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कॉज, स्पीड, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, टाइम, सब पढ़ रहे थे हम, सब कर रहे थे इससे पहले, आज से पहले। लेकिन हमने कभी कॉज नहीं पढ़ा कि सर उसका कॉज क्या था, और कॉज क्या होता है? फोर्स। तो बेटा कॉज हम पढ़ रहे हैं अब, तो अब स्टार्ट होती है कॉज के साथ मोशन की स्टडी, जिसको बोलते हैं डायनेमिक्स। ठीक है, डायनेमिक्स के आते ही कॉज क्या है? ऑब्जेक्ट क्यों मूव कर रहा है? ऑब्जेक्ट इसलिए मूव कर रहा है क्योंकि उस पर एक फोर्स लग रहा है, और उस पर अगर एक फोर्स लग रहा है तो फिर फोर्स को पढ़ना पड़ेगा। हाँ, फोर्स को पढ़ा। एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है जो उसकी स्टेट में चेंज कर देता है। क्या ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो मोशन में आ जाएगा, मोशन में है तो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, एक डायरेक्शन में जा रहा है तो डायरेक्शन में चेंज आ जाएगा, शेप में चेंज आ जाएगा। ये सब बातें हमने कर ली। उसके बाद कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट मतलब टच, कॉन्टैक्ट होना चाहिए यार, दैट्स इट। ठीक, और नॉन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये ऑब्जेक्ट है, ये छोड़ा मैंने, नीचे जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है, छोड़ा तो नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स को कॉन्टैक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट है, 2 मैग्नेट यहां रहेगी तब भी अट्रैक्ट कर लेगी, क्यों? इसका मतलब उनके बीच में भी कांटेक्ट नहीं है, फिर भी फोर्स लग रहा है। ठीक है, 2 चार्ज है, सेम चीज होती है, इसका मतलब वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कैसा है? नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, उसके बाद बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स में क्या होता है? नेट फोर्स 0 होता है सर, बहुत सुंदर। बैलेंस फोर्स जब भी लगते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर तो हमेशा नेट फोर्स 0 निकल के आता है। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स जब भी ऑब्जेक्ट पर लगते हैं तो वहां पर कभी भी नेट फोर्स 0 नहीं आता, कुछ ना कुछ आता है, कुछ ना कुछ आता है, तो वो ऑब्जेक्ट को ले जाता है। समझ गए? ठीक है, अब आ जाता है हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यहां से अब एक्चुअल चैप्टर शुरू होता है बेटा, वो तो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बहुत सिंपल सी बात। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि भाई इफ नो अनबैलेंस्ड फोर्स, ये बड़ी प्यारी बात है इसलिए इसको नोट कर, इंपॉर्टेंट कर रहा हूं मैं। नो अनबैलेंस्ड एक्सल फोर्स, बहुत बढ़िया। इफ नो अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ऑब्जेक्ट पर नहीं लगता, इफ नो अनबैलेंस्ड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी एट रेस्ट, it remain at rest, and if it is moving with uniform motion
इट विल कंटिन्यू टू डू सो। मतलब बेटा ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनना, खत्म है खेल। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है ना, मानो इधर से 10 न्यूटन लग रहा है, पीछे से 10 न्यूटन लग रहा है, क्या होगा सर? इधर भी 10 न्यूटन, इधर भी 10 न्यूटन, नेट फोर्स कितना है? 0। क्या ऑब्जेक्ट चलेगा क्या? नहीं। लेकिन अगर अगर इधर ही लगता केवल 10 न्यूटन तो ऑब्जेक्ट चलेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस फोर्स नहीं, अनबैलेंस्ड फोर्स जब तक नहीं है तब तक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में रहेगा। इसका मतलब समझ गए? इसका मतलब यह है कि बेटा अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होने चाहिए। अनबैलेंस्ड मतलब नेट फोर्स 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा, तो ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ करेगा। अब अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उस पर अगर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है तो वो रुका ही रहेगा। अगर वो मोशन में अब मानो मेरे ऊपर लग रहा है 20 न्यूटन, मेरे नीचे लग रहा है 20 न्यूटन, तो ऊपर और नीचे वाले फोर्स कैंसिल कर देंगे तो बैलेंस्ड फोर्स है। तो हमें कौन सा फोर्स चाहिए? अनबैलेंस्ड फोर्स। अब मानो मेरे ऊपर की तरफ लग गया 50 न्यूटन और मैं इधर जा रहा हूं, तो मैं धीरे करके ऐसे घूम जाऊंगा। समझ गए? समझ गए? मोशन में हूं, अगर मान लीजिए इधर से किसी ने फोर्स लगाया तो मैं इधर घूम जाऊंगा, बिल्कुल। तो इफ नो अनबैलेंस, है ना बेटा? समझ गए मेरी बात? मतलब ऑब्जेक्ट बैलेंस में रखना है, ऑब्जेक्ट बैलेंस में, नेट फोर्स 0 है। तो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा, जब तक कि आप क्या नहीं करते, जब तक कि आप सर उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं करते। बिल्कुल। इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ बॉडी इज 0 इट रिमेन अनएक्सेलरेटेड। बिल्कुल सर, हमने ये पढ़ के आए सर, अभी जस्ट हमने पढ़ा है। जब तक बॉडी पर क्या होता है, जब तक रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ बॉडी 0, अगर 0 है तो बॉडी एक्सेलरेट नहीं करती है, हाँ, और अगर अनबैलेंस्ड होता है फोर्स तो बॉडी एक्सेलरेट कर जाती है। समझ गए ना? ठीक। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है भैया? सिंपल सी बात, अब सुनो। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता है बॉडी रेस्ट में है ना तो रेस्ट में रुकी रहेगी, रेस्ट में रहेगी, मोशन में है ना तो मोशन में रहेगी, जब तक कि उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता। एक्सटर्नल बाहर से, अनबैलेंस मतलब इधर उधर करने वाला, क्योंकि बैलेंस से तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, अनबैलेंस्ड से फर्क पड़ेगा। तो जब तक अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगेगा उस पर, तब तक बॉडी जैसी है वैसी ही रहेगी। रेस्ट में तो रेस्ट में, चल रही है तो चल रही है, दैट्स इट। ठीक, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात समझ आ गई? बिल्कुल सर, ठीक है, पक्का बोलो, समझ गए? अगर सर कोई ऑब्जेक्ट v स्पीड से चल रहा है, अगर नेट फोर्स उस पर 0 है तो बिल्कुल सर वो v से चलता रहेगा। अगर वो चल रहा है v से, उस पर फिर भी नेट फोर्स 0 है तो वो v से चलता रहेगा। अभी बताया था ना आपको, ये v से चल रहा है, मानो ये ऑब्जेक्ट, ये पार्टिकल है, v से चल रहा है, इधर और इधर सेम फोर्स लग गए, क्या होगा सर? ये फोर्स कैंसिल कर देंगे, ये चलता रहेगा सर, ये चलता ही रहेगा सर, ये चलता ही रहेगा। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन अगर मानो इधर नहीं लगाता, मैं इधर ही लगाता तो ये ऐसे घूम जाता। ठीक है ना? तो फर्स्ट लॉ मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया। ठीक है, इसी को बेटा बोला जाता है, फर्स्ट लॉ को ही बोला जाता है, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये इनर्शिया क्या है, ये क्या नई नई बातें बता रहे हो सर आप, ये इनर्शिया क्या आ गया? आप बताऊंगा, अभी बताता हूं। ठीक, तो पहले तो आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अगर आपसे कोई पूछेगा, समझ गए आप कि सर if the object is in rest then remains in rest, if the object is in motion then remains in motion while the external force is not applied on it। जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट में रहेगा, चाहे वो रेस्ट की है चाहे वो मोशन की है। ठीक, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इसमें ये इनर्शिया क्या है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ी है बेटा चीजें। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया क्या होता है? कुछ नहीं, बहुत छोटी छोटी बातें पहले आपने बचपन में पढ़ी हुई, इसलिए फटाफट इसको समझेंगे हम। इनर्शिया क्या होता है बेटा? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। बॉडी की एक प्रॉपर्टी है। कैसे बॉडी की प्रॉपर्टी? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच अपोज द चेंज इन इट्स स्टेट। बेटा अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है ना, ध्यान से समझना, इनर्शिया क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका है ना बेटा तो वो रुका ही रहना चाहता है। अगर आप उसकी स्टेट में चेंज करोगे ना तो बॉडी उसको मना करेगी, बॉडी उसका मना करेगी। सर आप ये कैसे बोल सकते हो? अभी आपको एग्जांपल दूंगा ना बेटा, आप हिल जाओगे कि हाँ सर ये एक्चुअल में होता है।
तो इनर्शिया क्या है? पहली बात तो ये कि इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच अपोज द चेंज इन इट्स स्टेट। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज द चेंज इन इट्स स्टेट। बिल्कुल ठीक है सर। इनर्शिया, दो वर्ड आएंगे फिजिक्स में 11th में, इनर्शिया और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ठीक है। अभी इसको फील कराऊंगा बेटा, इस लाइन को फील कराऊंगा अभी, है ना, डोंट वरी। अच्छा, कोई बोलता है कि सर इनर्शिया, इनर्शिया क्या एक फिजिकल क्वांटिटी है? क्या इनर्शिया का कोई फॉर्मूला होता है? नहीं, नहीं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है, आगे जाके आएगा। इनर्शिया का कोई फॉर्मूला नहीं होता, मतलब इनर्शिया जो है, इनर्शिया जो है नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है इनर्शिया की। ठीक है, फिर भी अगर हम बोलें तो हम ये बोलते हैं कि सर मास इज नॉट इनर्शिया बट द हैवियर द बॉडी लार्जर विल बी इट्स इनर्शिया। बहुत बढ़िया। हैवियर द बॉडी लार्जर, लार्जर विल बी इट्स इनर्शिया। मतलब ये कि मान लीजिए मेरे पास एक कार है और एक, या मेरे पास एक, हाँ ठीक है चलिए, कार है और एक ट्रक है। ठीक, एक है मेरे पास कार और एक है मेरे पास ट्रक। ये लीजिए, ठीक है, ये मेरे पास कार, ये लीजिए, और ये है मेरे पास ट्रक। ये मेरे पास ट्रक। ठीक, अब बेटा ध्यान से सुनना, जैसे ही हमारे पास, जैसे ही ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाना पहले चल रहे थे वी से, बिल्कुल सर, ये वी से चल रहे हैं दोनों। ये भी 100 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, राइट, ये भी 100 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, चल रही है कार, और ये भी 100 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। आप खुद बताना बेटा, ध्यान से सुनना, आप खुद आंसर दोगे मुझे। अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक कार और ट्रक दोनों ने ब्रेक लगाया, सेम ब्रेक लगाए, बताओ क्या होगा? सर देखो, दोनों ने सेम ब्रेक लगाया ना सर। कार देखो सर, ये ट्रक, जो ट्रक और कार दोनों वी से चल रहे हैं, 100 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ कि ट्रक जो है वो मोशन में है, तो वो मोशन में ही रहना चाहता है। ट्रक मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। तो जैसे आपने ब्रेक लगाया तो इसके मोशन में अपोज किया आपने, फिर भी ट्रक चलते रहना चाहता है, तो ट्रक थोड़ी देर बाद जाके रुकता है, क्योंकि मोशन में था ट्रक, तो ट्रक चलते रहना चाहता है, मोशन में रहना चाहता है। आपने ब्रेक लगाए लेकिन वो थोड़े दूर तक जाके फिर रुकेगा। इधर आपने कार में ब्रेक लगाया तुरंत, तो कार मोशन में थी, मोशन में थी, आपने अपोज किया, तो कार भी चाहती है नहीं मुझे मोशन में रहने दो, लेकिन फिर भी कार जल्दी रुक जाती है। तो हैवियर द मास मोर इनर्शिया, उसकी प्रॉपर्टी ज्यादा काम करती है। वो मोशन में था तो मोशन में रहना चाहती है उसकी प्रॉपर्टी। वो चलते, ट्रक मोशन में था, 100 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, तो वो 100 मीटर पर सेकंड से चलना चाहता था, तो वो दूर तक जाता है। ठीक है, तो उसका इनर्शिया ज्यादा है। तो हैवियर द मास, समझ गए बेटा, हैवियर द बॉडी लार्जर विल बी इट्स इनर्शिया। बिल्कुल सर, समझ आ गई बात? ठीक, इनर्शिया है क्या? इनर्शिया क्या है सर? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच अपोज द चेंज इन इट्स स्टेट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका है तो वो रुका ही रहना चाहता है, वो रुका ही रहना चाहता है। कोई अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहता है। कोई अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो वो एक ही डायरेक्शन में रहना चाहता है। ठीक, तीन बातें। अब आप अगर इनके साथ छेड़छाड़ करोगे तो बॉडी मना करती है। बॉडी जिस स्थिति में है वो उसी में रहना चाहती है। तो बॉडी के अंदर कौन है, बॉडी के अंदर क्या है ऐसा जो उसको उसी में रखना चाहता है, और आप उसमें चेंज करते हो तो उसका अपोज करता है? उस प्रॉपर्टी को ही बोला जाता है क्या? इनर्शिया। समझ गए बेटा? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इनर्शिया जो है वो कितने टाइप का है? 3 टाइप का है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन। तीनों के साथ इस इनर्शिया के कॉन्सेप्ट को खत्म करूंगा। पहला देखो, पहला क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या बोलता है सर? ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलता है ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ठीक, अब आप रेस्ट में रुका हुआ है, अब आप क्या कर रहे हो? आप इसको फोर्स लगा के इसको छेड़ना चाह रहे हो, तो बॉडी उसका मना करती है। बॉडी बोलती है यार रहने दो ना यार, मैं रेस्ट में हूं तो मुझे रेस्ट में रहने दो। तो बॉडी क्या करती है? बॉडी अपोज करती है। देखो, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट टू रिमेन्स एट रेस्ट, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट टू रिमेन एट रेस्ट। तो बॉडी अगर रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहना चाहती है। ये टेंडेंसी जो है बॉडी की,
ये क्या है, यही है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कि भाई इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब रेस्ट में है ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में रहने दो, वो दूसरे चेंजेस अगर उस पर कुछ आप चेंज करना चाह रहे हो तो बॉडी उसका अपोज करती है, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, इसका बड़ा प्यारा सा एग्जांपल सुनो बेटा, 2 मिनट में खेल खत्म है। ये ग्लास है और ये पेपर है, खेल देखा होगा आपने, बिल्कुल सर। मैं पेपर को खींच लूं अगर तो ग्लास, तो ये सिक्का गिर जाता है ना इसमें, क्यों सर? देखो अभी देखो, ये सिक्का जो है, ये सिक्का जो है, ये सिक्का रुका हुआ है इस पेपर पे। हाँ, सिक्का बेचारा पड़ा हुआ है चुपचाप, रेस्ट में है सिक्का। हाँ, सिक्का चुपचाप पड़ा हुआ है रेस्ट में, चुपचाप पड़ा हुआ है रेस्ट में, चुपचाप पड़ा हुआ है रेस्ट में। ये पेपर खींच दिया, क्या हुआ सर? वो बेचारा रेस्ट में रहना चाह रहा था। आप पेपर खींच के मोशन में लाना चाह रहे हो, लेकिन वो रेस्ट में रहना चाहता है। तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, तो क्या हुआ? सिक्का पानी में गिर गया, क्योंकि वो किस में रहना चाहता था? रेस्ट में। समझ गए? इफेक्ट आपने जल्दी किया, जिससे क्या हुआ कि वो मोशन में आ ही नहीं सका। समझ गए? तो वो किस में रहना चाहता था? वो रेस्ट में ही रहना चाहता था सर। तो वो रेस्ट में रहना चाहता था, इसका एग्जाम्पल है। अच्छा, अगर ऐसा नहीं होता बेटा, अगर ये चीजें नहीं होती ना, अगर सिक्का पेपर के साथ चला जाता, कभी भी नहीं गिरता, तो हम ये पढ़ते ही नहीं। तो देखो सिक्का वहां पर क्यों रहा, सिक्का वहां पर क्यों रहा? इसका मतलब हर बॉडी की एक टेंडेंसी है कि वो जिस स्टेट में है उसी में रहना चाहती है। ठीक है, ठीक। तो व्हेन द बस स्टार्ट, एक और एग्जांपल देखो एग्जांपल 2 है, एक एग्जांपल और देखो। व्हेन द बस स्टार्ट सडनली द स्टैंडिंग पैसेंजर इन द बस टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड। ठीक है, क्या किया? मान लीजिए हम सब बस में बैठे हैं, समझना बेटा, हम सब बस में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब बस स्टार्ट हुई एकदम, तो जैसे ही बस स्टार्ट होती है तो हम एकदम पीछे जाते हैं, और ब्रेक लगाती तो हम आगे जाते हैं। ये आपको याद रहेगा, ब्रेक लगाते हैं तो आगे, जैसे स्टार्ट होती है तो पीछे। क्यों भाई? क्यों भाई? ऐसा इसलिए होता है बेटा कि जैसे ही बस स्टार्ट होती है ना, तो बस स्टार्ट, मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, ठीक है, बैठे हुए हैं तो एकदम पीछे की तरफ धक्का लगता है। क्यों? क्योंकि सर जब हम बैठे हुए हैं तो पैर जो है, हमारे पैर, वो तो बस के कांटेक्ट में है, लेकिन हमारा अपर पार्ट फ्री है। तो हम बैठे हुए हैं तो हम रुके हुए हैं, रेस्ट पे है। अब जैसे ही बस ने एकदम से स्टार्ट हुई बस, तो क्या हुआ सर? बस स्टार्ट हुई तो एकदम पैर जो है, पैर तो एकदम बस के साथ मूव किए, लेकिन अपर पार्ट अभी भी कहां रहना चाहता है? रेस्ट पर। तो एक्चुअल में हमें ऐसा लगा हम पीछे गए, पता है एक्चुअल में ऐसा हुआ ही नहीं, हम पीछे नहीं गए, हमारे पैर बस के साथ आगे गए। इसको कॉन्सेप्ट को, इस एग्जांपल को ना ध्यान से देखना, बाइक के साथ समझाता हूं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बाइक लेके आया, मैं मेरे ऊपर लेके देखता हूं, मान लीजिए मैं बाइक लेके आया, मैं नया नया हूं, ठीक है, नया नया 7th 8th क्लास का बच्चा, और बाइक लेके आया, और बाइक लेके आके मैंने क्या किया? एकदम से रेस खींच दी। ध्यान से सुनो, मैं बाइक पे बैठा हूं, अभी रेस्ट में हूं, बाइक रुकी हुई है, मैंने बाइक की चाबी स्टार्ट की और मैंने रेस एकदम से खींच दी। क्या होगा सर? जैसे आपने रेस खींची ना सर, तो आप पीछे गिरोगे, आप पीछे गिरोगे, ये बोलोगे आप, पर एक्चुअल कुछ अलग ही होता है। सुनो क्या, जैसे ही मैंने रेस खींची ना, तो बाइक आगे भागी, अब मेरे पैर जो है वो बाइक के साथ कांटेक्ट में है, मेरा अपर पार्ट अभी भी रेस्ट पे, मैं रेस्ट पे रहना चाहता हूं, क्योंकि मैं बाइक पे रेस्ट पे बैठा हुआ था। अब एकदम से रेस मैंने खींच दी, तो पैर तो बाइक के साथ आगे हुए, लेकिन अपर पार्ट अभी भी रेस्ट में है। तो ये ऐसे हो जाता है। तो हमें ऐसा लगता है कि मैं पीछे गिरा, एक्चुअल में मैं पीछे नहीं गिरा, मेरे पैर आगे चले गए, लेकिन बोलने में बड़ा अजीब लगता है, इसलिए हम बोलते हैं कि पीछे गिरे। पता है आपको एक्चुअल में, देखो मैं बाइक पे ऐसे बैठा हुआ था, समझो मैं रुका हुआ था, तो पैर जो है वो तो क्या हो गए? पैर तो मेरे बाइक के साथ चले गए आगे, लेकिन अपर पार्ट अभी भी कहां है? वहां। तुम ऐसे हो जाता है, ऐसे, तो ये ऐसे गिर जाते हैं, ये ऐसे गिर जाते हैं। समझ गए? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहती है। और व्हीकल के साथ 2 पार्ट में आप कर लिया करो, लोअर पार्ट, अपर पार्ट। लोअर पार्ट व्हीकल के कांटेक्ट में, अपर पार्ट जिसमें है उसमें रहना चाहता है। ठीक, ये तो हुआ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक, इनर्शिया ऑफ मोशन देखो, इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहती है, फिर उसको छेड़ो मत, उसको छेड़ो मत। इसका एक एग्जांपल बताता हूं। गाड़ी चल रही है गाड़ी चल रही है, आपने ब्रेक लगा दिया तो एकदम होता है क्या? नहीं, नहीं, गाड़ी मोशन में थी तो मोशन में रहना चाहती है, ब्रेक लगाया, हाँ ठीक है, रुक जाती है थोड़ी सी चल के। इसका मतलब सर बॉडी अगर मूव कर रही है, वो मोशन में है ना सर, तो फिर वो मोशन में ही रहना चाहती है। आप उस मोशन में अगर छेड़छाड़ करोगे तो बॉडी उसका अपोज करती है। सो इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रजिस्ट चेंज इन मोशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। बिल्कुल सर, क्या करती है? रजिस्ट करती है चेंज इन मोशन का, बिल्कुल, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया बात, रजिस्ट करती है चेंज इन मोशन का। मोशन में है
बॉडी मोशन में रहना चाहती है, आप उसके साथ छेड़छाड़ करोगे तो क्या होगा? तो सर बॉडी उसका अपोज करती है, मना करती है। ठीक है, एग्जांपल देखो, व्हेन द ट्रेन स्टॉप्स सडनली वी फॉल फॉरवर्ड बाय इनर्शिया ऑफ मोशन द अपर पार्ट। ठीक है, पूरा लिखा हुआ है मैंने, देखो बेटा अब सुनो, ट्रेन चल रही है, हमारी ट्रेन चल रही है, ठीक है, अब ट्रेन चल रही है और ट्रेन ने एकदम से ब्रेक लगाया, क्या होता है? हम आगे जाते हैं। क्यों भाई? क्यों भाई? वही वाला खेल। अब इमेजिन करो, ट्रेन चल रही है, ठीक है, ट्रेन चल रही है मतलब हम भी चल रहे हैं, ट्रेन के अंदर हम बैठे हुए हैं तो हम भी चल रहे हैं, ठीक है, बाहर के रेस्पेक्ट में हमें यही दिखेगा, हम भी चल रहे हैं, ठीक। अब जैसे ट्रेन रुकी तो पता है क्या हुआ? जैसे ट्रेन रुकी तो पैर जो है वो किस में है? वो बस के साथ कांटेक्ट में, वो ट्रेन के साथ कांटेक्ट में, तो पैर भी एकदम ट्रेन के साथ जाम हो गए, लेकिन अपर पार्ट अभी भी क्या कर रहा है? मोशन। तो हमें ऐसा लगा हम आगे गए। समझे मेरी बात? एक्चुअल में पता है क्या? एक्चुअल में हमारे पैर ट्रेन के साथ रुक गए, हमारा अपर पार्ट अभी भी क्या कर रहा है? मोशन। ये लो, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, बाइक से समझ में आएगा। आप सुनो, मैं बाइक चला रहा हूँ, वो ठीक है, मैं चलाना सीख गया था, अब मैं चला रहा हूँ, मान लो अब मैं चला रहा हूँ बाइक, और मानो मैंने 120 की स्पीड पे, ठीक है, 120 की स्पीड पे चला रहा हूँ, और 120 की स्पीड पे चलाने से क्या हुआ? फुल स्पीड में गाड़ी मोशन है, ठीक है, फुल स्पीड में चला रहा हूँ मैं गाड़ी, चला रहे हो, समझ रहे हो बात? और फुल स्पीड में मैंने गाड़ी चलाई और 120 की स्पीड पे सामने मानो गाय आ गई, क्या होगा? मैं आगे जाऊंगा ना, तो मैं आगे जाऊंगा। क्यों? क्यों भाई क्यों? सर ऐसा इसलिए कि जैसे ब्रेक लगाए ना आपने, आपकी बॉडी मोशन में थी सर, पैर जो है सर ब्रेक लगाते, पैर तो जो है वो बाइक के साथ रुक गए सर, लेकिन अपर पार्ट अभी भी क्या कर रहा है? मोशन। तो आपकी बॉडी ऐसे जाती है, ये बात, ये प्रोजेक्टाइल होता है आपका। समझ गए? ठीक, समझ गए बेटा? तो मोशन में है तो बॉडी मोशन में रहना चाहती है, दैट्स इट। सो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी स्टार्ट मूविंग विद द ट्रेन व्हाइल द लोअर पार्ट ट्राई टू रिमेन एट रेस्ट। एब्सोल्युटली, ठीक है, समझ गए बात? वही अपर पार्ट लोअर पार्ट, ठीक है। एग्जांपल एक और देख लो, अ पर्सन जंप आउट फ्रॉम अ ट्रेन एंड फॉल्स फॉरवर्ड। ठीक है, ट्रेन चल रही है भाई साहब, एक आदमी ने जंप लगा दिया। अब जंप लगा दिया तो क्या हुआ? जमीन रुकी हुई है, जैसे वो जमीन पे कांटेक्ट में आया, पैर रुक गए, लेकिन अपर पार्ट अभी भी चल रहा है, तो वो आगे गिर जाता है। इसलिए आदमी आगे गिरता है चलती ट्रेन से या चलती बस से कूदता है, तो पीछे नहीं गिरता है। क्यों सर? जैसे आदमी ने जमीन पे पैर रखे तो पैर तो जमीन के साथ रुक गए, लेकिन अपर पार्ट बस के साथ अभी भी चल रहा था, तो एकदम आप आगे गिरते हो। दैट इज द रीजन। दोनों पॉइंट्स क्लियर है? शाबाश। नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन? देखो, जैसे हमने रेस्ट और मोशन की बात की, सेम यहां पर होगा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द बॉडीज एबिलिटी टू रजिस्ट चेंज इन इट्स मोशन डायरेक्शन। बहुत बढ़िया बेटा, ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में है उसमें रहना चाहता है, अगर आप उसमें चेंज करोगे ना, बॉडी उसका अपोज करेगी। ठीक है, मेरी बात को समझो, हम इसको प्रैक्टिकल करते हैं। कैसे? मान लीजिए हम बस में बैठे हुए हैं, मैं बस में बैठा हूं और मैं जा रहा हूं, बस हमारी इधर जा रही है, ठीक है। अब सुनना थी, बस आगे चल के ऐसे टर्न लेगी, ऐसे ऐसे टर्न लेगी, है ना, ऐसा, समझ गए ना आप? ठीक, तो जैसे ही बस टर्न लेगी, मैं 3 बोलूंगा तब बस टर्न लेगी। ध्यान से सुनना, तो मेरी पोजीशन बताना, आप खुद इमेजिन करना, 1 2 और 3। जैसे ही बस ने ऐसे टर्न लिया तो मैं ऐसे हो जाता हूं ना, ऐसे हो जाता हूं ना। क्यों हुआ ऐसा बताओ? क्यों ऐसा? बस ऐसे चल रही थी, टर्न आया तो मैं ऐसे हुआ ना, ऐसे हुआ ना। क्यों सर? एक्चुअल में क्या हुआ, बस ऐसे चल रही थी तो बॉडी जो है ना वो इसी डायरेक्शन में रहना चाहती है। अब बस टर्न हुई ना सर, तो पैर जो है वो तो बस के साथ टर्न हो गए, लेकिन अपर पार्ट जो है ना सर, वो अभी भी इस डायरेक्शन में बना हुआ है, इसी डायरेक्शन में। देखो, बस तो मुड़ गई, लेकिन अपर पार्ट अभी भी इस डायरेक्शन में, तो ऐसा लगता है हमें हम इधर मुड़े, एक्चुअल में पैर बस के साथ मुड़ गए और हमारा अपर पार्ट अभी भी इधर है। समझे? ये मैंने एक्चुअल फील करा रहा हूं बेटा आपको। रटना, समझना और पढ़ना, बहुत सारे अंतर है इनमें, ठीक? तो क्लियर है? So it is defined as the body's ability to register change in motion direction. बिल्कुल सर। When the car take a sharp turn at a high speed, the driver tends to get thrown to another side due to the inertia of direction. बिल्कुल सर, कार में एकदम लगा तो आप इधर मुड़ जाते हो। ठीक है बेटा, क्यों? क्योंकि पैर तो मुड़ गए, लेकिन अपर पार्ट अभी भी जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में बना हुआ है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ये कंप्लीट है बच्चों, सारी बात? सारी बात कंप्लीट है मेरे बच्चा? पक्का? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन तक की? बहुत सुंदर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्या, कुछ बेसिक एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखिए फटाफट। एनसीईआरटी में से चुन चुन के लाए हैं। एनसीईआरटी का फर्स्ट, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब द इनर्शिया। बिल्कुल सर,
मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आगे आएगा रोटेशनल में, ठीक। दूसरा बताओ, यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मूविंग बस अप्लाई ब्रेक। मूविंग बस, उसने ब्रेक लगाए, पैर पैर तो रुक गए लेकिन अपर पार्ट अभी भी चल रहा है, तो हम कहां जाएंगे, आगे। तो कहां गिरेंगे, आगे। बहुत बढ़िया। फॉल्स बैकवर्ड व्हेन इट एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट बिकॉज, बताइए। ठीक है, स्टॉप, क्या बोला, यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, व्हेन द मूविंग बस अप्लाई ब्रेक, ठीक है, एंड फॉल बैकवर्ड व्हेन इट एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट। अब जब जैसे ही उसने रेस्ट से एकदम शुरू किया, देखो सुनो, दो चीजें बोली गई है, जब चल रही है, बस चल रही है, ब्रेक लगाए तो हम आगे गिरेंगे, लेकिन जैसे ही बस स्टार्ट हुई थी, तो स्टार्ट हुई थी उस टाइम हमारी बॉडी रेस्ट में थी, बस स्टार्ट हुई तो क्या हुआ, पैर तो बस के साथ गए, अपर पार्ट अभी भी रेस्ट में, तो हम पीछे, तो पीछे गिरते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, रेस्ट बिकॉज ऑफ न्यूटन्स कौन सा लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ। शाबाश, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सर। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी लिंक्ड टू द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी। आपको बताना है, बताइए बताइए। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी लिंक्ड टू टेंडेंसी ऑफ बॉडी। किससे किससे रिलेट कर रही है, देखो, टू चेंज इट्स पोजिशन, नो, टू चेंज इट्स डायरेक्शन, नो, टू चेंज द मोमेंटम, नो, टू रजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट। शाबाश। इनर्शिया क्या बताता है सर, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी विच रजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट। शाबाश बेटा, क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं, क्यों एनसीईआरटी लिखा हुआ है, चुन चुन के लाया हूं बेटा, चुन चुन के लाऊंगा सारी चीजें, एक एक लेक्चर ना बेटा, एक एक लेक्चर। ये आज का फर्स्ट लेक्चर बेसिक लेक्चर होगा, इसके बाद सारे पीवाईक्यूज मैं बता रहा हूं आपको, मजा आ जाएगा। बस लेक्चर आप देख लो बेटा, 2 लेक्चर देखने के बाद तो पूरी फील आ जाएगी बेटा, फिर आप छोड़ ही नहीं पाओगे, फिर आप चाह के भी नहीं छोड़ पाओगे। चलिए, व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक, डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन्ड बाय। अब समझो, बड़ा प्यारा, समझो समझो समझो। मान लीजिए मेरे पास ये मेरे पास कारपेट है, ठीक है, हम करते हैं ना ऐसे, अब ये कारपेट है और उस पर मैंने ऐसे ऐसे डंडा मारा, तो क्या होता है, धूल अड़ जाती है ना। हाँ, क्यों सर, ये भी रेस्ट में है ना सर, इसके ऊपर धूल भी रेस्ट में है, हाँ धूल भी रेस्ट में। अब सर मैंने ऐसे किया ना सर, तो ये तो गया नीचे और जो डस्ट पार्टिकल है बेचारे वो ऊपर ही रह गए। यार तुम समझ रहे हो ना भाई, कारपेट है, कारपेट पे मैंने डंडा मारा, पार्टिकल ये बिछे हुए हैं, इस पे डस्ट पे, इस पे कारपेट पे पार्टिकल हैं, ठीक है। अब मैंने जैसे इस पे डंडा मारा, क्या हुआ सर, डंडा मारने से ना कारपेट नीचे गई और वो पार्टिकल रेस्ट में थे ना, वो रेस्ट में रह गए, तो मतलब वो उड़ के इधर उधर चले जाएंगे। तो सर ये किससे हो रहा है, पार्टिकल रेस्ट में थे सर, यहां थे, तो पार्टिकल रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, हमने इस पे डंडा मारा तो ये थोड़ा नीचे गई कारपेट, लेकिन पार्टिकल अभी भी वही है, तो हवा में फिर उड़ जाते हैं। इस तरह से धूल साफ हो जाती है। समझा ही नहीं पाते लोग भाई, न्यूटन फर्स्ट लॉ। ठीक, क्लियर है, शाबाश। क्योंकि 10 पार्टिकल रेस्ट में थे तो वो रेस्ट में रहना चाहते हैं। जब हमने उस पर कारपेट पर मारा तो कारपेट में इधर उधर हुआ, लेकिन वो डस्ट पार्टिकल वैसे के वैसे ही थे, तो हवा में उड़ जाते हैं फिर। ठीक, आया ना मजा, अरे आया कि नहीं, शाबाश। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट आर शोन इन द फिगर इफ द बॉडी मूव्स हॉरिजॉन्टली। बॉडी कैसे मूव कर रही है, हॉरिजॉन्टली, एट अ कांस्टेंट स्पीड। बॉडी मूव कर रही है हॉरिजॉन्टली कांस्टेंट स्पीड से, कितने से, 5 मीटर पर सेकेंड से। बहुत सुंदर सर, 5 मीटर पर सेकेंड। देन द वैल्यू ऑफ द एक्स, देन द वैल्यूज ऑफ फोर्स पी एन एस। ठीक है, तो भाई आपको पी एन एस बताना है, ठीक है सर, पी एन एस, ये पी है और ये एस है, ठीक है, या कुछ भी मान लो पी और एस क्या हो, हमारे पास ये चल रहा है कांस्टेंट स्पीड से। सर एक बात तो कंफर्म है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है ना सर, और फोर्स पी और एस है ना सर, तो जो भी फोर्स होंगे ना सर, वो फोर्स ऐसे होंगे सर, उनकी वजह से ना यहाँ पर कोई इफेक्ट आएगा नहीं सर। मतलब जो फोर्स होंगे वो बैलेंस्ड फोर्स होंगे। बैलेंस फोर्स होते हैं तो नेट फोर्स 0 होता है, नेट फोर्स 0 होगा तो इधर लग जाए चाहे इधर लग जाए, इधर मानो 2 न्यूटन एक्स्ट्रा लग रहा है, इधर 2 न्यूटन एक्स्ट्रा लग रहा है, तो 2 और 2 कैंसिल हो गए तो 5 से चलता रहेगा। हाँ सर, इधर 10 लग जाए, इधर 10 लग जाए, तब भी फोर्स तो लग रहा है लेकिन नेट फोर्स तो 0 है, तो कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा। इसका मतलब हमें केवल एक बात चेक करनी है कि सर जो पी और एस लग रहे हैं उन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए बस। अगर सेम लग रही होंगे वो, तो अगर इधर पी लग रहा है इधर एस लग रहा है और दोनों की वैल्यू सेम है तो ये कांस्टेंट से चलता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 300 और 1000 गलत है, 2300 गलत है, ये गलत है। सेम वैल्यू केवल एक में 0 0 हो सकता है, दोनों पे 0 0 लग ही नहीं रहा फोर्स, ठीक है।
या हो सकता है मानो एक ऑप्शन होता है 200 न्यूटन 200 न्यूटन, तो हम उसको टिक कर देते, क्योंकि अगर 200 इधर लग रहा है और 200 इधर लग रहा है तो नेट फोर्स तो जीरो है, तो ऑब्जेक्ट जैसा है वैसे चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अरे क्लियर है मेरे बच्चा, पक्का, शाबाश, क्लियर है ना सारी बात? वेरी गुड, आगे देखो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा मोमेंटम। तो मोमेंटम का नाम पहले कभी सुना है क्या बेटा? बिल्कुल आपने सुना होगा। चलिए थोड़ा सा इसको फील करते हैं। देखिए मेरे बच्चों, पहले तो जो आपको याद रखना है वो देखो, फिर आपको फील कराता हूं इसको, ठीक है ना। इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ द मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी, और यहां पर हमारे पास इसका एक्चुअल मीनिंग अभी क्या है फील कराता हूं आपको, ठीक है। पहले फॉर्मूला देख लो। मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, दैट इज m इंटू वी। इसकी डायरेक्शन क्या होती है? जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है। सो कैसी क्वांटिटी है ये सर? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बहुत बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल। इट्स डायरेक्शन is in the direction of velocity, ठीक है, बहुत बढ़िया, राइट। इसके अलावा ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका बड़ा प्यारा रोल है, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ध्यान रखना। अब मैं आपको समझाता हूं। इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंट इन अ बॉडी। मोमेंटम जो है वो एक्चुअल फील करो बेटा। अगर मैं आपको ये बोल दूं, अगर मैं आप लोगों को ये बोल दूं कि हमारे पास एक छोटी सी बॉल है, ये बॉल है, बात समझना बेटा, ठीक। और एक मेरे पास ये गोली है, बात को आप समझिएगा, ठीक। अच्छा, बॉल का मास है मेरे पास 10 kg, बड़ी बॉल है थोड़ी, ठीक है, 10 किलो की। और इसका मास मेरे पास है मानो 10 ग्राम या 100 ग्राम, ठीक। तो बेसिकली मैं आपको यह बोलना चाह रहा हूं बेटा कि किसी भी बॉडी का एक्चुअल मोशन जो है ना, वो केवल मास से पता नहीं चलता है। किसको रोकना आसान है, इसको या इसको? सर इसको रोकना आसान है, मास तो इसका ज्यादा है, लेकिन सर इसकी स्पीड ज्यादा है, बंदूक से निकलेगी तो इसकी स्पीड ज्यादा है। मेरे बोलने का मतलब आप समझिए, मेरे बोलने का मतलब ये बेटा कि ओवरऑल मोशन जो है ना बेटा, उसको डिफाइन करता है कौन? ओवरऑल मोशन को डिफाइन करता है कौन? मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लीकेशन, ये एक्चुअल मोशन को डिफाइन करता है। ऑब्जेक्ट तेज है, समझ रहे हो आप मेरी बात? तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सर मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमें क्या देता है सर? वो हमें मोमेंटम देता है। तो किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ज्यादा है, किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कम है, ये चीजें हमें मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट से पता चलती है, ठीक है ना बेटा। कभी भी ऐसा नहीं कि किसी का मास ज्यादा देखकर हम लोग अपने अनुसार अलग अलग अनुमान लगा लेते हैं, नहीं। छोटे ऑब्जेक्ट का इफेक्ट भी ज्यादा निकल के आ सकता है अगर उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है तो ओवरऑल मोशन का नेट ज्ञान मोमेंटम से हमें मिल गया, ठीक है। अब आपको एक्चुअल में याद ही रखना है, मोमेंटम इज द मास इनटू वेलोसिटी, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, याद रहनी चाहिए। डायमेंशन अगर मैं बोलूं, पढ़ के आए हो ना आप लोग? डायमेंशन पढ़ के आए हो ना? मास m, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट का l, टाइम का t, तो lt -1, बहुत सुंदर, खत्म, डायमेंशन आ गई। अरे पढ़ो तो सही एक बार, आनंद आ जाएगा बेटा, आनंद आ जाएगा। चलो लाइन लगा दूंगा अभी क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है अब आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1, अ ब्लॉक हैविंग अ मास 5 kg मूविंग विद वेलोसिटी दिस, ठीक है, दिस i कैप, j कैप, k कैप, मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स मोमेंटम। क्या होता है मोमेंटम सर? p बराबर होता है mv, बहुत सुंदर। m कितना है? 5 सर। v कितना है सर? i कैप 2j कैप प्लस k कैप, बहुत बढ़िया, ठीक। कितना आ जाएगा सर? 5 i कैप प्लस 10 j कैप प्लस 5 k कैप, बहुत सुंदर। अगर कोई बोलता है मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम बताओ, तो ये तो वेक्टर फॉर्म में आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा? पता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ
क्या हो जाएगा? अगर मैंने दे रखा है ए वेक्टर बराबर A1, या ऐसे दे रखा है मान एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, बताओ क्या होगा सर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सारा ज्ञान दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, परेशान नहीं होना है आपको कि सर हमने वेक्टर नहीं पढ़ा क्या होगा। जो जो चीज काम आती जाएगी सब बताता जाऊंगा, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ाया ना यार। मैंने नहीं पढ़ाया तो मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस, अगर एक बच्चे ने भी को भी अगर ये चीज नहीं आती तो वो दिक्कत हो जाएगी, है ना। चलो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा सर? P, दिस मैग्नीट्यूड ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, मॉड्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। फिनिश, खत्म सर। ठीक है, समझ गए? बहुत सुंदर, पहला क्वेश्चन खत्म। ठीक, अगला क्वेश्चन, चेक वेदर बोथ द बॉल्स हैव द सेम मोमेंटम और नॉट। ठीक है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं बोल रहा हूं दो बॉल्स है मेरे पास, उन दोनों के पास सेम मोमेंटम है कि नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक, चलिए दे दूं? बिल्कुल सर, देना तो बनता है। ये मान लीजिए एक बॉल है और एक मेरे पास ये बॉल है। ठीक है सर, ठीक, और ये बॉल जा रही है, ध्यान से देखना बेटा। इसका मास है 2 kg। मास कितना है इसका? मास है इसका 2 kg। ब्लैक से लिख दूं? इसका मास है 2 kg, इसका मास है 3 kg। ठीक है सर, ठीक, बहुत बढ़िया। ये जो है ये इधर जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से। ठीक है सर, और ये इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। ठीक है सर, बहुत सुंदर। ठीक, मैं अगर आपसे बोलूं क्या इन दोनों का मोमेंटम सेम है? क्या इन दोनों का मोमेंटम सेम है? सर मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी सर। अब ध्यान से देखना, क्या मोमेंटम सेम है? तो आधे से ज्यादा बोलेंगे देखो सर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। सर सही है, लेकिन आपने ये तो देखा ही नहीं, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम की डायरेक्शन होती है वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो अगर मैं इसका मोमेंटम लिखूं तो P1 वेक्टर आएगा 6 और डायरेक्शन क्या आएगी? आई कैप। हाँ सर। अच्छा, इसका मोमेंटम मैं लिखूं, है तो P, नो डाउट, वैल्यू P है। ठीक है, मैग्नीट्यूड वही है, ये P1 है, मान लो ये P2 है। क्या लिखे यहां पर सर? 3 इंटू 2 कितना? 6। लेकिन सर ये ऊपर है तो ये जे कैप है। बहुत बढ़िया सर। हाँ, अगर मेरे से कोई बोले कि क्या P1 वेक्टर बराबर P2 वेक्टर है, जो हमसे पूछा था, क्या बोथ द बॉल्स हैव द सेम मोमेंटम और नॉट, तो हमारा आंसर होगा नॉट। क्यों? क्योंकि सर ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन अलग है, इसकी डायरेक्शन ये, इसकी डायरेक्शन ये। डायरेक्शन भी चेंज होने से बेटा हम उसको सेम मोमेंटम नहीं बोलते, है ना। हाँ, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये बोलता कि क्या मैग्नीट्यूड सेम है, हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ बोथ आर सेम, ये सेम है। मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन दोनों मोमेंटम सेम नहीं, क्योंकि डायरेक्शन अलग है। लेकिन कोई पर्टिकुलर वैल्यू पूछेगा तो इसकी भी 6 है और इसकी भी 6 है। क्लियर है क्या बात? समझ में आ गई क्या बात? बिल्कुल गुरुदेव, समझ में आ गई, मजा तो तभी आएगा ना। ठीक, अगला देखो, ये फिर इंपॉर्टेंट है, ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बेटा इनसे। आफ्टर कोलिजन द बॉल रिबाउंड विद द सेम स्पीड, देन कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक, अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये मेरे पास एक बॉल आई, टकराई और टकरा के ये चली गई, ये लो। ठीक है सर, राइट। ये बॉल आई, ये टकरा के चली गई। ठीक है, बॉल का मास m है और ये v स्पीड से आई और v स्पीड से चली गई। ठीक है सर, ठीक है, राइट। अच्छा, पहले ऐसा करते हैं कि इसको हम सिंपल रख लेते हैं, स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन में रख लें, हाँ। दोनों कंडीशन बताता हूं, चलो दोनों कंडीशन बताता हूं, एक ये और एक ये। इसमें देखो आप, इसमें देखो, ये देखो, ये आई बॉल, ठीक है, और ये रिबाउंड करके ये चली गई।
वही मास m है, वेलोसिटी v से गई और v से वापस आ गई, ये लीजिए। ठीक बेटा, क्या निकालना है आपको, क्या निकालना है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब डेल्टा पी, डेल्टा पी मतलब सर फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सुंदर, ठीक है सर, डन। ठीक, दो अलग अलग क्वेश्चन है बेटा, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है सर। इसमें देखो पहले सर, मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, अच्छा डेल्टा पी निकालना है ना सर, हाँ डेल्टा पी निकालना है। डेल्टा पी क्या होता है सर, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ठीक है। अच्छा जब ये जा रहा है, अब वेलोसिटी, अब आधे से ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, चेंज इन मोमेंटम निकालना है, फाइनल देखो सर एमवी है, वी से जा रहा है, माइनस इनिशियल भी एमवी है, तो एमवी माइनस एमवी जीरो होगा सर। बेटा गलत हो जाता है, क्यों, क्योंकि अगर आप इधर जा रहे हो तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, बिल्कुल, तो ये डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव होगी, बिल्कुल सर। तो जब आप फाइनल लिखोगे तो फाइनल ये वाला, और फाइनल जब ये वाला है तो ये डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव, तो क्या आएगा, माइनस एमवी। बहुत बढ़िया, ठीक है, हो गया, ठीक है, माइनस एमवी। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो बेटा, आप ऐसे लिखो, ये मान लीजिए आई कैप है, ये आप पढ़ के आए हो ना, आई कैप इस डायरेक्शन में आई कैप और इस डायरेक्शन में माइनस आई कैप, ऐसे लिख लो बेटा, बात तो एक ही है, ठीक है। पी फाइनल क्या होगा सर, ये पी फाइनल क्या हो जाएगा, एमवी, और डायरेक्शन क्या है इसकी, इधर सर माइनस आई कैप, माइनस इनिशियल क्या है, एमवी, और डायरेक्शन क्या है सर, आई कैप। ये लीजिए क्या बन जाएगा सर, ये आ जाएगा माइनस एमवी आई कैप माइनस एमवी आई कैप, मतलब आ गया माइनस 2mv आई कैप। ये लीजिए, दिस इज अवर चेंज इन मोमेंटम। बहुत बढ़िया, बच्चे जीरो कर देते हैं, क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन को वो नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, ठीक है बेटा, चलो बहुत बढ़िया, ये हो गया। ये देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं इनमें। ये थीटा है बेटा, अब ये थीटा रटना नहीं है आपको, ये थीटा हो सकता है ये वाला दे दे आपको, है ना, मैं एक से समझा रहा हूं आपको, ये वी है, इस वी के थीटा के दो कंपोनेंट आते हैं आपको, ये अगर आर है मेरे पास तो इसके दो कंपोनेंट करो, एक ये है और एक ये है। थीटा वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, वर्टिकल वाला क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। ये लो, तो थीटा वाला कंपोनेंट क्या होता है, कॉस, और उसके वर्टिकल वाला क्या होता है, साइन। तो इस वी का अगर मैं ये कंपोनेंट देखूंगा बेटा, ये वाला, तो ये कितना होगा सर, वी कॉस थीटा, और ये वाला क्या होगा सर, ये वाला हो जाएगा वी साइन थीटा। बहुत सुंदर, ठीक है, ठीक है। इसी तरह से अब जाने वाले के देखो, इस जाने वाले इसके देखो सर, ये थीटा है, अब ध्यान से सुनना, ये जा रहा है, ठीक है, ये थीटा है मेरे पास, तो ये कितना हुआ, 90 माइनस थीटा, ठीक है। यहां पर ये 90 माइनस थीटा, सारे एंगल लिख देता हूं मैं, ठीक है सर। ये मेरे पास 90 माइनस थीटा है, सेम से जा रहा है, ये भी 90 माइनस थीटा है, ये कितना हुआ, थीटा, ठीक है सर। तो इस v का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा सर, थीटा वाला हो जाएगा v cos थीटा, और ये वाला हो जाएगा सर कितना, v sin थीटा। भाई इसके है ना, ये इस v का ये वाला कंपोनेंट v cos थीटा और ये वाला v sin थीटा, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में बेटा, जब ये ऐसे आ रहा है, एंगल पे आता है ना, तो उस कंडीशन में हम दो तरह का मोमेंटम कंजर्वेशन लगा, मतलब मोमेंटम की बात करेंगे x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में। तो मैं निकाल रहा हूं ये डेल्टा p इन x, क्या हो जाएगा, x डायरेक्शन को देखो बस, y को मत देखो, x को देखो, ये x डायरेक्शन है सर। फाइनल, ये है फाइनल, ये फाइनल, ये v था ना, तो इसका ये वाला कंपोनेंट x डायरेक्शन में कितना आ रहा है, v cos थीटा, और डायरेक्शन क्या है इसकी, माइनस आई कैप। तो क्या लिखोगे सर, v cos थीटा माइनस आई कैप, माइनस इनिशियल, इनिशियल क्या होगा सर, इनिशियल था ये v, तो इस v का x डायरेक्शन वाला कंपोनेंट कौन सा है, v cos थीटा, माइनस v cos थीटा आई कैप। कितना आ गया सर, ये आ गया माइनस 2v cos थीटा आई कैप। ये लीजिए, ये आया है x डायरेक्शन में, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। बिल्कुल सेम इसी तरह से अब लगाएंगे हम y डायरेक्शन में, ठीक, बताओ क्या होगा सर, y डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम, ये v था, इसका फाइनल मोमेंटम इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो कितना है सर, v साइन थीटा, m नहीं लिखा मैंने ना बेटा, m मोमेंटम लिख रहे हैं ना, m यहां तो लिख दिया था ना, हाँ, तो यहां पर आ जाएगा ये m, ठीक है, m बिल्कुल। तो यहां पर ये मैंने लिखा, दैट इज m v साइन थीटा। ये डायरेक्शन क्या है सर, ये नीचे माइनस जे कैप है सर, भाई ऊपर अगर प्लस जे कैप है तो नीचे माइनस जे कैप, ये माइनस जे कैप, माइनस इनिशियल कितना है सर, इनिशियल है v साइन थीटा ही है, तो
एम वी साइन थीटा और ये भी सर माइनस जे कैप ही है। अरे समझे कि नहीं? बिल्कुल सर। तो यहां ध्यान से देखो क्या होगा सर, यहां होगा एम वी साइन थीटा माइनस जे कैप। मतलब इसको मैं अगर ऐसे लिखूं तो मैं ऐसे लिख दूं कि सर ये बना है माइनस एम वी साइन थीटा जे कैप, ये मैंने माइनस बाहर ले लिया और ये माइनस माइनस प्लस क्या प्लस हो जाएगा, बिल्कुल सर। तो ये बन जाएगा एम वी साइन थीटा जे कैप। ध्यान से देखो ये माइनस एम वी साइन थीटा है, ये प्लस एम वी साइन थीटा है सर, दोनों कट जाएगा, आ जाएगा कितना, जीरो। तो डेल्टा पी इन वाई कितना आया, जीरो। और डेल्टा पी इन एक्स कितना आया, दैट इज माइनस टू एम वी कॉस थीटा आई कैप। ठीक है, तो मतलब आप समझे, ये मैंने ये करने का रीजन केवल ये था बेटा कि कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है तो बच्चा उसमें फंस जाता है। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन से चीजें आपको ज्यादा क्लियर होगी। उससे भी पहले मैं एक बार इसको फिर बताता हूं। देखो क्या किया, हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है बेटा। तो जनरली या तो सीधा जा रहा होगा, किसी एंगल पे नहीं जाएगा, तो ऐसे गया वापिस ऐसे आया सेम स्पीड से, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, ये सब चीजें काम आएगी आगे। तो ये बेसिक पार्ट है बेटा, फर्स्ट लेक्चर है आज का। फर्स्ट लेक्चर में यहां तक की बात तो आपको अच्छी तरह समझ में आनी ही चाहिए। चेंज इन मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। बच्चा गड़बड़ी ये करता है, एमवी माइनस एमवी जीरो करके आ जाता है, खुश हो जाता है। मोमेंटम है वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन देखो, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, आपने मान रखी है। तो अब फाइनल मोमेंटम क्या है सर, फाइनल है जाने वाला, एम वी, और ये डायरेक्शन क्या है, माइनस आई क्या, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, इनिशियल क्या है एम वी प्लस आई क्या, ये आ गया। तो ये आ गया माइनस एम वी आई क्या, माइनस एम वी आई क्या, माइनस टू एम वी। दूसरी कैटेगरी है, दूसरे में क्या है, एंगल पे आया, एंगल पे आया तो सर ये हो गया कॉस वाला, ये हो गया साइन वाला। ये जा रहा है तो जाते हुए ये हो गया थीटा वाला कॉस वाला, ये हो गया साइन वाला। तो दो तरह से जब ऐसे एंगल पे आता है तो दो पार्ट में तोड़ दो उसको, एक्स डायरेक्शन में अलग लगाओ चेंज इन मोमेंटम, वाई डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम अलग लगाओ, क्योंकि दो पार्ट में आप उसको तोड़ चुके हो। कंपोनेंट करने का मतलब ही क्या है, आप दो पार्ट में उसको तोड़ चुके हो। समझ गए बेटा, एक्स डायरेक्शन का अलग, वाई डायरेक्शन का। अब ये क्वेश्चन से आपको ज्यादा फील आएगी, क्वेश्चन से ज्यादा फील आएगी। देखो बेटा, देखो क्वेश्चन से तो फील आएगी यार आपको, है ना। देखो ये देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है 2 kg का, ध्यान से सुनना आप। ये आया मानो 3 मीटर पर सेकेंड से, ठीक। और अब की बार ये एंगल है मानो 30 डिग्री। अब ध्यान से सुन लेना बेटा, ठीक है, राइट। और ये 30 डिग्री पे और ये 30 डिग्री, ठीक है। तुम्हारी इच्छा पड़े उसको काम में ले सकते हो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इससे सीखते हैं तो ये अगर 30 है तो ये 60 होगा। हाँ सर, ये 30 है तो ये 60 है, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं। ये 3 से ही चला गया। क्या पूछा है आपसे, फाइंड चेंज इन मोमेंटम इन एक्स एंड वाई, इन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, ठीक। देखो अब क्या करूं, तोड़ रहा हूं बेटा, तोड़ू इसको, करूं खत्म, ठीक। पहले इसके कंपोनेंट देखो, ये है तो इसको लो, अब 60 वाले को लो, इसको भूल जाओ, अब इसको भूल जाओ। तो ये थीटा है तो इसका थीटा वाला कंपोनेंट एक तो आएगा कितना, 3 का कितना, 3 cos 60, और एक कितना ये रहा 3 sin 60। बहुत सुंदर, खत्म। इसके कर दो, इसके कंपोनेंट कर दो, इसके बताओ, इसका सर एक आएगा इधर कितना 3 cos 60, और एक आएगा सर इधर 3 sin 60। बेटा एक बार बताऊं, y वाला तो देखो फाइनल और इनिशियल दोनों सेम है ना, तो डायरेक्ट डेल्टा y, तो डेल्टा p इन y, तो आप डायरेक्ट कैंसिल कर दो, mv साइन थीटा दिस माइनस mv साइन थीटा दिस, दोनों सेम डायरेक्शन में और वैल्यू सेम है, तो ये तो जीरो आ जाएगा, ठीक है, राइट। सिखाऊं फिर भी, मेरे बच्चों को क्या है आदत गंदी पड़ी हुई है ना, कोई बात नहीं, मैं सिखाता हूं फिर भी। देखो mv मास दे रखा है 2, तो 2 इंटू कितना 6 साइन 60 कितना है, माइनस जे कैप, माइनस 6 साइन 60 माइनस जे कैप, कितना मिला 6 साइन 60 माइनस का 6
साइन 60 जे कैप, ये मैंने माइनस बाहर ले लिया और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 6 साइन 60 जे कैप, ये माइनस और ये प्लस खत्म हो गया, तो डेल्टा पी इन वाई आ गया आपके पास 0। बिल्कुल सर। एक्स में क्या होगा, कुछ नहीं सर, हमें आता है सर, हमें आता है सर। कैसे सर, डेल्टा पी इन एक्स क्या हो जाएगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। बिल्कुल सर, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, फाइनल वाला फाइनल के साथ देखो इस डायरेक्शन में। बिल्कुल सर, ये डायरेक्शन माइनस आई कैप है, क्या लिखेंगे एम वी, एम कितना है 2, वी कितना है 3, तो 6, और इस डायरेक्शन में कितना है कॉस, कॉस 60, और ये डायरेक्शन क्या माइनस आई कैप। बहुत बढ़िया, माइनस इनिशियल, इनिशियल फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या है इसका, एक्स डायरेक्शन में इनिशियल क्या था ये रहा, तो माइनस एम वी, वही 3 × 2 6 कॉस 60, 6 कॉस 60। बिल्कुल सर, और यहां क्या आ जाएगा प्लस आई कैप, ये लीजिए कितना आ गया सर, ये माइनस का 6 कॉस 60 आई कैप, माइनस का 6 कॉस 60 आई कैप कितना आ गया, माइनस का 2 × 6 कॉस 60 आई कैप, खत्म सर। ठीक है, कर दो माइनस 6 दूनी 12, कॉस 60 कितना, कॉस 60 कितना होता है भाई सर, जो साइन 30 होता है ना वो कॉस 60 होता है। ठीक है, आई कैप कितना आ जाएगा सर, आ जाएगा ये माइनस 6 आई कैप, खत्म। ये लीजिए, समझ गए बेटा, इसलिए आपको बताया था, आगे भी काम आएगा, बहुत जगह पर काम आएगा, बहुत जगह पर। क्या यहां तक की बात मेरे बच्चों को, सारे बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो गई क्या, बताओ जल्दी से, क्लियर हो गई क्या, पक्का पक्का। अगर यहां तक की बात बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गई बेटा, इसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट होगा। मैं चाहता हूं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जब आपका स्टार्ट हो, उससे पहले आपकी ये मोमेंटम तक की बात सारी समझ में आ जानी चाहिए आपको। चेंज इन मोमेंटम के बारे में क्या कॉन्सेप्ट हमने बनाया, कैसे क्वेश्चन हमने बना सकते हैं चेंज इन मोमेंटम के। केवल अभी मैंने फोर्स की कैलकुलेशन वाला पार्ट तो स्टार्ट ही नहीं किया, वो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूंगा, लेकिन पहले यहां तक की सारी बात समझ आ गई क्या। दिस इज द बेसिक लेक्चर ऑफ द न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन। ये समझ में आएगा तो अब आगे की चीजें और पूरी समझ में आएगी बेटा, और नेक्स्ट लेक्चर से भयंकर वाला मैथमेटिक्स वाला पार्ट शुरू हो जाएगा। तो कॉपी पेन निकाल कर नोट करना शुरू कर दो, क्योंकि बेटा दीपक सर अब तुम्हें एनएलएम बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाने वाले हैं। बेटा नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बहुत जबरदस्त जोश के साथ और नए वैरायटी के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके बाय, टेक केयर।